आज का जो ये वेबिनार है ना, उसका मेन रीज़न जो है वो आउसबिल्डिंग और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है उनकी हेल्प करना और उनको अवेयरनेस देने के लिए है कि आपको कैसे एक लैंग्वेज को लर्न करना है जर्मन को, साथ में कैसे आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे या फिर आप ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और साथ में आपकी जो प्रोसेस वगैरह रहती है जर्मनी में और आप जब जर्मनी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स हों आप या फिर नर्सिंग जॉब से रिलेटेड स्टूडेंट्स हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो उसका हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने माइक को वन बाय वन ऑन करके और अपना जो क्वेश्चन है पुट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना हैंड ज़रूर रेज़ करना है, उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन हमेशा करेंगे। तो फर्स्ट आप बताइए आप में से कौन जो है क्वेश्चन है आपका किसी का? रामो, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है रामो, तो आप बताइए व्हाट डू यू वांट टू नो? आप अपने माइक को ऑन करें। रामो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तब तक रोनाल्ड आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है और आप क्यों जर्मन लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं एंड ऑल? सर मैंने हुँ, इनसे बात किया था तो जी, फेब फ़रवरी फ़रवरी में मैं जॉइन करने वाला हूँ जी, B1। जी। B1 आपने A1 A2 बस कंप्लीट कर वही। लिया है? हाँ, A1 A2 मैंने किया है। बीच में थोड़ा गैप है तो मैं सिर्फ रिवीजन ही कर रहा हूँ, सिर्फ लिसनिंग ही कर रहा हूँ और थोड़ा कोडिंग वगैरह अच्छा, कर रहा अच्छा। हूँ तो काफ़ी आप समय से। मतलब आपने A1 A2 कंप्लीट कर लिया बट आपको गैप आ गया है। गैप आ गया। कितने टाइम का तो गैप है आपकी लैंग्वेज में? सर है 4-5 महीनों का तो है मिनिमम 5 महीने जितना। देखो 4 टू 5 मंथ्स का जो लेकिन मैं गैप है ना, उसके अंदर में एवरी मंथ एवरी डे डेली ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने कुछ भी किया नहीं है जर्मन में। अच्छा कुछ मतलब ना आप कुछ मैं सुन ही रहा हूँ। कुछ ना कुछ प्रिपेयर तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी मतलब गैप प्रॉपर ही गैप हो गया कि आप कुछ भी बीच में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, देखो एंगेज आपके ही हूँ मैं। हाँ, आपके केस में मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहा है और उसको गैप है, तो गैप बिल्कुल नहीं आने देना है, कोई भी लेवल हो, चाहे आपने A1 कंप्लीट किया है, A2 में जा रहे हो, B1 कंप्लीट किया है, B2 में जा रहे हो। आपका जितना ज़्यादा गैप ह्यूज होगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी खराब होगी और साथ में जब आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे तो आपको बहुत ऑड फील होगा अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अगर आपकी गैप जो है, आपका जो गैप है वो बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स है कि पर्टिकुलर रीज़न्स थे उनके उनको अवॉइड नहीं कर सकते थे आप। तो अगर वैसा कुछ हो गया है दैट इज़ ओके, बट उसमें भी आप कंटीन्यूअस प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। जैसे रोनाल्ड है तो उन्होंने बताया कि मैं लैंग्वेज को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो वो ठीक है। बट उसमें भी देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो कभी 1 दिन दे दिया, 4 डेज़ कुछ नहीं किया, फिर 5th डे पे आके फिर वापस कुछ करने लगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। आपको कंटीन्यूअस रेगुलरली अपने गैप को देखते हुए चलना है कि अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हो, किसी दिन लिसनिंग कर लिया, किसी दिन रीडिंग कर लिया, किसी दिन वोकैब्युलरी लर्न कर ली किसी चैप्टर की, किसी दिन कोई वीडियो देख लिया, ये सारा। तो देखो इसीलिए आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप जहाँ से भी लैंग्वेज कर रहे हो, आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस ज़रूर होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग एक्सेस होने के जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं। अभी जैसे मान लीजिए रोनाल्ड ने बताया कि उनको गैप आ गया, बट अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में हो तो हम ऐसा नहीं आने देंगे आपके साथ में कभी भी, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस है। कभी भी अगर गैप आएगा तो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और साथ में बताएँगे कि ये बैचेज़ अवेलेबल हैं, इनमें आप जॉइन कर लो। क्योंकि आज का टाइम है ना, डिस्ट्रैक्शंस का टाइम है। आप खुद से इतना चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते हो और खुद से आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन नहीं रख सकते हो। मोबाइल ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उस वे में आपको क्लासेस बहुत हेल्पफुल होती है कि आप किसी भी कंडीशन में वो जो क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हो। आपके पास लाइफ लॉन्ग एक्सेस है, आपको पे बार-बार कुछ नहीं करना है, तो एट लीस्ट जो क्लास में चल रहा है, उससे कंटिन्यू आपका ऑनगोइंग चलता रहता है। अभी आप मानोगे नहीं, हम 1-1 आवर में भी इतनी सारी चीज़ें करवा देते हैं, इवन आप सेल्फ स्टडी में इतना नहीं कर पाओगे, तो वो सारे रहते हैं। नेक्स्ट के अंदर आप बताइए और किसी का कोई डाउट हो तो? सर मुझे हाय ये सर, हेलो। है। सॉरी सर। ये ओके। यस प्राची यस बोलिए। प्राची बताइए एक बार। हाय सर। हेलो, सर एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है टैग का ही। ठीक है, कब है आपका ये एग्ज़ाम? जनवरी में है।
29. 29 जनवरी। Yeah. ठीक है। So कौन से लेवल के I'm लिए है, B1 या preparing. B2? Yeah. तो सर B1. B1 के लिए है, ठीक है। और आपने कब अपना कोर्स कंप्लीट किया है? हाँ तो सर मेरा 6 मंथ्स हो गए। तो आपको भी देखो बहुत ह्यूज गैप है। इनफैक्ट सर मैं आपकी वीडियो से ही पढ़ती हूँ, अभी भी मैं हाँ हाँ, आपका ही पढ़ रही थी, नहीं डेफिनेटली आपका ही देखो, वीडियो देख के पढ़ हाँ रही थी। वीडियोस तो देखो अपनी जगह ठीक है प्राची, बट प्रॉब्लम पता है क्या रहती है कि अगर आपको ह्यूज गैप आ गया ना, तो उसके अंदर सर फिर पता है मुझे ना एक यस सर, हाँ हाँ बताइए ये आप। सब बताइए। तो उसमें यही है कि अगर आपको ह्यूज गैप आ गया है तो उसके एक बाद ना में स्पेशल लर्निंग जो है वो हिंडर हो जाती है, भले नहीं आप नहीं मुझे वीडियोस गैप नहीं आया सर। आपने बोला ना 6 मंथ्स का गैप है। सर मेरे पास कोई गैप नहीं है सर। जी जी, नो 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 सर, इशाब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, 6 मंथ्स हो गए। अच्छा 6 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके ठीक है। Ja, so ich habe die Prüfungen am 29. Januar. हाँ So ऋषभ ich प्रूफुंगन vorbereite für die प्रूफुंगन Prüfungen. तो नहीं सर नहीं प्रूफुंगन नहीं, सिर्फ मुझे ना प्रूफुंगन। हाँ टाई लाइन थोड़ा सा ना सर ये इस प्रेशर में ना इशू होता है बस। बिल्कुल। अब देखो और एक ये स्प्राग बाउस्टाइन का जो टाइल्स वाई है ना, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल प्राची, आपका जो क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट हर किसी का क्वेश्चन रहता है। एक तो स्पीकिंग, मैं आप सभी को बता दूं कि जो स्पीकिंग है ना, ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स अगर लर्निंग कर रहे हैं ना जर्मन, तो 90% स्टूडेंट्स की स्पीकिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्लासेस के अंदर जो ज़्यादा फोकस होता है ना या क्लासेस का, वो ग्रामर बेस्ड होती है क्लासेस, उस वजह से। और साथ में एक इंटरेक्शन के लिए ये रहता है कि आपको स्टार्टिंग से बहुत उस पे मतलब वर्क करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए A1 लेवल है, तो A1 जो स्टार्ट किया है ना आपने, वहीं या से ही आपको यस सर। स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस के साथ में उस पे वर्क करना चाहिए। अदरवाइज एट द एंड जाके हम सोचें कि B1 या B2 लेवल में हम प्रॉपर अब थीम को प्रेजेंट कर सकें। आप लोग देखो B1 लेवल में हो, B2 लेवल में हो, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे थीम्स प्रेजेंट करनी होती है, और उसके साथ में आप इतना बड़ा बोलना, इतना ज़्यादा यस बोलना सर। इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मैं कुछ दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक उनके लिए बेनिफिट के लिए एक और हम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें ये रहेगा कि हम लोग स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और स्पेशली जो यूट्यूब फैमिली है या यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन भले ही उनका एडमिशन हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों को एक्सेस मिलेगा जिसमें आप आके और ज्वाइन कर पाएंगे, और उसमें आप अपनी स्पीकिंग जो है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। हालांकि वो लिमिटेड रहेगा, हर दिन नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ आप चाहें तो हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो स्प्राक-बाउस्टाइन है, आपका जो लेज़न है, ह्योरन है, श्राइबन है, एक्सप्रेशन है, इन सभी पे फ़ोकस रहता है, और आपको लाइफ़ लॉन्ग एक्सेस भी रहती है। तो इसीलिए ये है कि आप स्पीकिंग को कभी भी एज़ ए लेवल मत देखो। स्पीकिंग मीन्स कि एवरी डे यू हैव टू इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज, कि आप हर दिन अपने आप को इन्वॉल्व करो। भले ही चाहे आपने B1 क्लियर कर लिया है, B2 क्लियर किया है, इट डज़न्ट मैटर। आपको हर दिन इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर चुनना है कि जहाँ से आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलती रहे, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। देखो लैंग्वेज का एक ही पॉइंट है कि अभी सर जी, ओन कि लैंग्वेज का एक ही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये आपको द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट देगी। अगर आपको उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आएँगे। और अगर आप सिर्फ लैंग्वेज को ऐसे कर रहे हो कि मेरा B1 निकल जाए, B2 निकल जाए, तो निकलने के बाद में भी आप इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे जितना एक इंटरेस्ट के साथ में। हाँ, किसी भी फील्ड में हो। अभी जैसे मुझे इंटरेस्ट है कि मैं जर्मन में बात करूँ, मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो बहुत अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करे, तो हम पूरा दिन जर्मन में बातें करें। मैं चाहे 5 आवर्स भी स्पीकिंग कर सकता हूँ, नॉन स्टॉप। तो मुझे पर इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर सकता हूँ। अब मुझे यूँ हो कि नहीं मुझे पढ़ाना है, मनी अर्न करनी है, वो नहीं होता। मुझे ये है कि अगर कोई सामने वाला मुझे समझ सकता है, तो राइटिंग आई एम इंटरेस्टेड टू डू इट फॉर 5 आवर्स ऑल्सो। इवन मुझे फिर ये मैटर नहीं करता कि मैंने तो 1 आवर की क्लास देनी थी या 2 आवर्स से इन्वॉल्व करने थे, फिर हम कितना भी जा सकते हैं। तो ये सबसे पर प्रॉब्लम ये आती है कि उस लेवल के स्टूडेंट्स, फिर वो भी तो मैटर करता है।
तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेके आपकी सर मैंने जैसे बहुत ये अच्छा वाली एक वीडियो है ना, जी, ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली हाँ, हाँ, सिर्फ़ एक ही है बस, हाँ, तो प्राग बाउस्टाइन की, जो इशफ़ाक स्टाइल्स वाई है। इशफ़ाक बाउस्टाइन पे तो बहुत सारी वीडियोज़ आई थिंक मेरी डली हुई है, बहुत सारी हैं, आप देखेंगे तो। सर जो फर्स्ट टाइल लाइन है ना, वो है, टाइल्स अच्छा, वाई नहीं है, जिसमें 15 ऑप्शंस शायद आते हैं। हो सकता है थोड़ी कम होगी बट इन फ्यूचर डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगा कि वो भी डले। और बाकी इशफ़ाक बाउस्टाइन है, इनकी आप टेंशन मत लो, आप ग्रामर में जो भी देखोगे ना, आप इशफ़ाक बाउस्टाइन है टाई लाइन्स भी देखोगे यूट्यूब पे, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप डेफ़िनेटली अच्छे मार्क्स आएँगे आपके, पास करोगे आप एग्ज़ाम को। वैसे आप जर्मन क्यों सीख रहे हैं? सर जर्मनी सेटल होने का सोच रही हूँ मैं। अच्छा, तो आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी? इन सर वैसे मैंने एमबीए किया हुआ है ओके, और बेआइंस मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है सर, खुद ही अच्छा, मतलब पढ़ाई करी है पूरी। ओके, तो हुँ, 6-7 मंथ्स हो गए और मैंने टैल्क का एग्ज़ाम प्रिपेयर मतलब टैल्क का फॉर्म भर दिया है, वो 29 को है। ठीक है, देखो तो अभी सर पहले बेआइंस का दे रही हूँ। हाँ, सही है, B1 का ही आपको एग्ज़ाम पहले देना चाहिए, यस सर। डायरेक्टली B2 तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट आप B1 का एग्ज़ाम और दीजिए, सर फिर B मतलब या हुँ, Sir, ich habe Interessiert für Kindererziehung. हुँ, हुँ, Aber es ist nicht einfach to get a job in this line. हाँ, आधी इंग्लिश आधी जर्मन। हाँ। तो सर हेल्थ सेक्टर में हो तो भी ठीक है। हेल्थ आई एम सेक्टर में तो बहुत सारे ओके विद बेनिफिट्स दिस। हैं, बट आल्ट एंड अगर फ्लैग। हाँ, अगर आप नर्स हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। No, no, I'm not nurse, sir. हुँ, Ich habe MBA gemacht ओके, in 2009 19 बट वो गैप आ गया मतलब एजुकेशन का और हाँ। अभी मेरी एज 26 है तो देखो अगर मतलब आपने एमबीए किया सर है मुझे तो हाउस बिल्डिंग नहीं करना सर हाउस हुँ। बिल्डिंग नहीं करना जो भी है देखो अगर आपको जर्मनी में एमबीए बेस पे अगर जॉब चाहिए कंपनीज़ के अंदर तो डेफ़िनेटली आपको जर्मन बहुत हाईएस्ट लेवल पे लेके जानी पड़ेगी, उसके बिना आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि आपका जो फ़ील्ड है ना वो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, एमबीए जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, वो बिना जर्मन के इम्पॉसिबल सा है। सर आल्टन आल्टन फ्लैगरिंग में आल्टन फ्लैग जो आल्टन हुँ, क्रॉन्कन हाउस होते हैं ना आल्टन फ्लैग हुँ, में हुँ, हुँ। उसमें शायद बेआइंस पे मिल जाती है बट म बेस वाई करके भी मिल मिल जाएगी मिल जाता है बट वो उनके लिए रहता है जो नर्सेज़ वग़ैरह रहते हैं, वो एक्चुअली आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी फ़ील्ड वो नहीं है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, तो देखो हम नेक्स्ट अदर स्टूडेंट्स को भी मौका देते हैं ओके और आपको बस यही है कि फ़ोकस करना है अपने एग्ज़ाम पे श्योर और श्योर जितना श्योर ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। ओके और कोई स्टूडेंट है आपका जो सर वो नर्सिंग प्रीफॉर्म का जी, जी। कैसे पता चलेगा? देखो एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आप क्लासेस लेते हो तो उसके अंदर आपको मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडल पेपर्स पे फ़ोकस करते हैं, जिसके अंदर लेज़न, ह्यूरन, श्राइबन, स्पेशन और जो इशफ़ाक बाउस्टाइन है या टेल्को या गोइथे हो, उनके ऊपर सिर्फ़ फ़ोकस होता है। उसके अलावा कोई भी फ़ोकस नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता कि उसमें हम चैप्टर्स कर रहे हैं, नेटस्पेक जो बुक है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं और स्पीकिंग के सेशंस भी उसके नो अंदर नो नो इंक्लूडेड रहते हैं और साथ में आपको लाइफ़ लॉन्ग एक्सेस भी मिलता है। कि आपने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, उसके बावजूद भी आप जो स्पीकिंग सेशंस हैं, जो भी हमारे बी1 या बी2 लेवल के स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसके साथ में आपको लाइफ़ लॉन्ग एक्सेस मिलता है, कि फिर आप हम डेली थीम्स प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को और उन थीम्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना स्पीकिंग वगैरह करके पहले प्रिपेयर होके और फिर जैसे इवनिंग में होता है और कभी-कभी वीकेंड पे होता है, तो उसमें आपको एक्सेस मिलता है ताकि आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें हमेशा। और साथ में आपको हमारे थ्रू ऐसे कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं ग्रुप के थ्रू कि जो स्टूडेंट्स खुद अपने आप में बहुत अच्छी स्पीकिंग करते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोगों को स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते या आपको कम्युनिकेशन के लिए ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो अप टू द लेवल है। क्योंकि स्पीकिंग आप उसी के साथ कर सकते हो जो अप टू द लेवल हो पहली बात तो। यस आप कभी-कभी कुछ ऐप्स को यूज़ करते होंगे, देखते होंगे कि यार इसका बताओ लेवल उस लेवल पे नहीं है तो मैं क्या बात करूँ इससे? तो क्योंकि लैंग्वेजेज़ है ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी है कभी-कभी। उसमें ये रहता है कि अगर आप सामने वाला आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा या आप उसको नहीं समझ पा रहे, तो फिर एक एक दोनों का तालमेल नहीं बन पाता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों एक-दूसरे को समझ पा रहे हैं और एक-दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास में आपको मिल जाएँगे ग्रुप के अंदर कि जिनका आपने देख लिया ना कि इसका लेवल बहुत अच्छा है
उसके साथ फिर आप नंबर शेयर करो और उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। तो एक बेस्ट आपका बन जाता है और उसके लिए आपको ऑफ़लाइन वगैरह कुछ लेना-देना नहीं है। आप आराम से अपने घर बैठ के जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वैसे ही आप अपने जो भी पार्टनर आपने देखा है उसके साथ स्टार्ट हो जाओ। बस इतना सा रहता है। ओके, और इसके अलावा आपके क्वेश्चंस किसी के? यस सर। अभिषेक जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैंने मतलब एक रिलेटिव में रहते हैं वहाँ जर्मन में, तो उन्होंने बोला कि मतलब एक्चुअली मैं उतना फाइनेंशियल मतलब कंडीशन बढ़िया नहीं है घर का, हाँ, हाँ। जिसकी वजह से मतलब मेरे को वहाँ पे जर्मन से ही स्टडी करना है। यहाँ पे इंडिया में मतलब देख ही रहे हैं आप सब कुछ सही पढ़ाई बात के है। अकॉर्डिंग। हुँ, तो सर मैं अभी 12th में हूँ और मैंने A1 की पढ़ाई अभी मतलब ऑनलाइन ऐसे ही वीडियो देख के कर रहा हूँ। ठीक है। सर मैंने आपका ये वीडियो देखा था यूट्यूब पे और हुँ, इंस्टाग्राम में भी देखा था आपका ये जो चैनल है। फिर मुझे वो चीज अच्छा लगा, फिर मैंने वो आपका लिंक आया हुआ था उसके थ्रू मैंने ये कनेक्ट किया आपको। जी। तो तो सर देखो मैं मुझसे सर हुँ, एक क्वेरी था आपसे सर कि जैसे मैं जैसे काउंसलर तो जो वहाँ से थे इंदौर से वो कॉल आया हुआ था, तो हुँ। मुझे ये पूछना था कि जैसे लाइक वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी वही टीचर सेम टीचर यहाँ भी ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या यहाँ के टीचर जो है वो अलग रहेंगे? नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। पहले तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे आपने बोला कि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो देखो 12th स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आउसबिल्डों। अब आपने अपना बताया कि आपका जो फाइनेंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जैसे अभिषेक आप अभी 12th में हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक तो आपने स्टडी डेफिनेटली करी है। तो वहाँ पे आपका यस सर। कैसा भी फाइनेंस था, आपने स्कूलिंग तो करी है, तो वो तो कंपल्सरी था आपका। जी सर। उसके बाद आप जी कॉलेज भी सर। करोगे ही करोगे। कितना भी फाइनेंस हम में से किसी का भी कितना भी फाइनेंस खराब हो, कॉलेज तो करोगे ही ना आप। नो सर एक्चुअली मैं 10th तक स्कॉलरशिप था, तो स्कॉलरशिप से अच्छा। किया था मैं झारखंड से। हाँ, बट एक्चुअली मैं अगर सर बिहार में तो बट 11 12 मैं नॉन स्कूलिंग से ही कर रहा हूँ ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस करके। बट हुँ। उसी में टाइम निकल के ये वक्त का भी मतलब प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो बोर्ड्स भी है मेरे फरवरी हाँ, में, अभी तो उसी आपके लिए पास उस समय पर भी है। ध्यान देता ठीक है, तो देखो हाउस हूँ। तो बिल्डिंग जो सर है बेस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। सबसे पहली बात तो आपको लैंग्वेज चाहिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अदर थिंग्स का कि आपका कितना एक्सपेंडिचर आएगा। अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है A1, A2, B1 जो भी लेवल्स हैं सभी में, तो इसका मतलब है कि आपको फाइनेंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोन भी हो जाता है और अगर आप अच्छा कर रहे हो, तो उसके बाद फिर फाइनेंस कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। और फाइनेंस तब इश्यू होता है जब कोई हमें 20-50 लाख रुपए चाहिए होंगे। यहाँ आपको ले दे के लैंग्वेज B2 तक अगर करोगे तो 60-70,000 चाहिए बस। और उसके अलावा आप जब अच्छा करोगे तो फिर उसके बाद फाइनेंस अपने आप होता है। बैंक है, सारी चीज़ें हैं, बहुत ईज़िली हो जाएगा और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे। जो आप यहाँ पे जितनी एजुकेशन ले लोगे ना आप, यहाँ पे चाहे बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जो आपको जर्मनी 12th के बाद में पहुँचा देगा। क्योंकि हाउस-बिल्डिंग के अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि सर सो आपका दैट्स व्हाई ना सर कि हम यहाँ से नहीं करना चाहते, नहीं कर क्योंकि यहाँ पाओगे की आप। हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। और सर एग्ज़ैक्टली। ये पूछना था आपसे एक जैसे 12th में कितना स्टैंडर्ड चाहिए मतलब वहाँ पे ये करने के लिए? कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 12th के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 50% से अबव चाहिए आपका और कुछ भी नहीं है हाउस बिल्डिंग का। देखो हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सभी को मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 12th पास चाहिए, 50% हो आपकी एज क्राइटेरिया 18 टू 35 है। किसी भी फ़ील्ड से हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और नर्सिंग जॉब एंड साथ में नर्सिंग के लिए हाउस बिल्डिंग, साथ में आपका आईटी, मेकाट्रॉनिक्स और होटल मैनेजमेंट, ये सबसे पॉपुलर हाउस बिल्डिंग्स है और इसमें आप जा सकते हैं। ओके। और सर लाइक मैं फाइनेंस बहुत ऑनलाइन ज़्यादा जैसे नहीं सर होता है। जेई का प्रिपरेशन भी करता हूँ सर, तो बट बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे जेई अगर बाई चांस जेई में एनआईटी या कुछ निकल गया तो इसके थ्रू वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ वहाँ पे है जर्मन में? हाँ, वो भी कर सकते हो आप इन फ्यूचर मास्टर्स वगैरह कर सकते हो, एजुकेशन फ्री है जर्मनी में। अगर आप जर्मनी जाते हो तो वहाँ पे एजुकेशन आपकी फ्री है, तो वो भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। नो सर वो नहीं, वो तो मतलब वो तो है कि यहाँ 12th के बाद करके वहाँ जाना तो एजुकेशन वगैरह सब फ्री है, तो वहाँ पे कोई भी कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद आफ्टर। अगर तो आप सर मैं जेईई ये की पूछ रहा था प्रिपरेशन कर ऐसे रहे में हो तो या जो आपका एंट्रेंस है उसके थ्रू भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है ना वो आपका पहले इंटरव्यू लेगा
और आपकी जो भी स्किल्स ऐड ऑन हो रही है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हालाँकि बेनिफिट इतना ह्यूज नहीं है क्योंकि लैंग्वेज इसके अंदर कंपल्सरी है। सबसे पहले तो देखो हाउस बिल्डिंग जो प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को लैंग्वेज कंपल्सरी रहती है। आईटी या फिर आपका मैकाट्रॉनिक्स या फिर आपका नर्सिंग जॉब, इसके लिए अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो B2 इज़ कंपल्सरी। सबसे बड़ा क्राइटेरिया वही है। अगर वो होगा देन ओनली अदर थिंग्स विल बी एडेड ओनली। अदरवाइज़ तो इसमें अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है और सारी चीज़ें हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, आप नहीं जा सकते। सो सर इसका जो मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है लैंग्वेज ही। बस लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज। देखो जर्मनी मीन्स हाँ ओनली लैंग्वेज, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको। जर्मनी का सिर्फ एक ही मतलब है, जर्मन लैंग्वेज। हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग जॉब, इसके अंदर एक ही चीज़ है, लैंग्वेज अगर है देन यू कैन गो अहेड, और अगर वो नहीं है तो आप दोनों ही यहाँ बैठे रहोगे। दोनों ही किसी भी केस में आप चाहे फाइनेंस के थ्रू, चाहे आप किसी भी तरीके से कोई भी जैक हो कुछ भी हो, यू कांट गो टू जर्मनी। बस ये सिंपल है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर आपने बहुत देखा बार होगा डिफिकल्टी भी पंजाब। आता है जैसे लैंग्वेज को स्टडी करने में बहुत मतलब थोड़ा नया नया चीज मतलब लगते हैं। सर जैसे मैं आप हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में जो भी यहाँ पे इंडिया में लाइक वैसे सेम जो जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे तो टोटली चीज वहाँ पे उसी जर्मन में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी स्टडी वगैरह है सब चीज। यस एग्जैक्टली, आपका सारा सब कुछ जर्मन में रहेगा। अगर आप हाउस बिल्डिंग करेंगे तो आपका सारा का सारा जो स्टडी है वो जर्मन में ही रहेगा। थ्योरेटिकल जो भी रहेगा सर जर्मन में सपोज रहेगा, हम प्रैक्टिकल लोग भी अभी तो जर्मन। A1 का एक्चुअली मैं A1 का ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें तो बेसिक वगैरह बताया जाता है। तो जैसे हम लोग स्टडी करते हैं जो भी मतलब अपना अपना अलग अलग का तो सर लाइक उसमें हर चीज का ये रहता है हर एक सेंटेंस हर एक वर्ड तो वहाँ पे हर एक चीज मतलब टोटली जर्मन में रहेगा। हाँ तभी तो आपको सिखा रहे हैं ना, सब कुछ जर्मन में रहेगा, यही तो मैंने बताया, अभी तो हिंदी में बताया मैंने आपको। तो सर उसमें कितना नेसेसरी है मतलब कितना चाहिए B1 या B2 देखो सर। मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने अभी हिंदी में ही समझाया है कि B2 लेवल कंपलसरी है हाउस बिल्डिंग के लिए। अगर आप लोग नर्सिंग, मैकाट्रॉनिक्स या आईटी में जाओगे तो B2 कंपलसरी है। अब उसमें दो चीज़ें होंगी, एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो अपनी मेहनत करके वहाँ पहुँचेगा, और दूसरा ये होगा वो रात दिन सोचेगा कि जर्मन कितनी डिफ़िकल्ट है, मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। वो दुनिया भर के वीडियो देखेगा, समझेगा, ये सोचेगा कि जर्मन ऐसी है, वैसी है, तो वो उनके लिए नहीं है प्लीज़। आप अगर हार्ड वर्किंग हो, आपको जाने की इच्छा है, आपका ये ड्रीम है, आप उसके लिए 2, 3, 4 आवर्स अगर डेली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप सोचो इस बारे में। अदरवाइज़ तो अगर आपके पहले ही दिमाग में कोई 20 क्वेश्चंस चल रहे हैं कि कैसी होगी जर्मन, ये तो दिखती अलग है, या इसमें बोला अलग जाता है, एक्सेंट अलग है, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उससे सोच रहे हो कि मैं इसी से कर लूँ पूरा, तो ये इम्पॉसिबल सा काम है। क्योंकि देखो यूट्यूब सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए है जहाँ से आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब इज़ नॉट कि लाइक बिगिनिंग ही आप वहाँ से कर दो और फिर तो स्कूलें बंद हो जाएगी, कॉलेज बंद हो जाएँगे, सब बंद हो जाएँगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी फिर तो। फिर कॉलेज सब कुछ बंद होके सब यूट्यूब से ही सीखने लग जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब इज़ ओनली स्टेप है कि आपको अगर कोई चीज़ आती है तो उसको वो एनहांस करता है। कि जैसे मान लीजिए अभी प्राची ने बोला था कि सर मैंने जर्मन करी है और उसके बाद में प्राची अगर वहाँ से प्रैक्टिस करेगी तो दैट इज़ ओके। बट अगर हम चाहें कि एक्सपर्ट ही यूट्यूब से बन जाएँ या फिर हम बिगिनिंग लेवल से ही हमारा बहुत अच्छा लेवल ले आएँ, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसमें ये है कि आप बहुत टाइम अपना लगा दोगे, आउटपुट एट द एंड वैसा नहीं आएगा जो एक क्लासरूम का आता है, जो हाँ क्लास सर वो तो सही है क्योंकि यूट्यूब एक जस्ट हेल्प के वो लिए जो हेल्प कुछ के लिए है। डाउट है वो हाँ, टॉपिक के बस अकॉर्डिंग। बट वो जो सिर्फ़ फॉलो हेल्प के करने लिए हैं है। मतलब जो चीज टोटली फॉलो करना है वो तो क्लासेस जो होते हैं वो उसमें क्लासेस ही शेड्यूल आता वगैरह है। प्रोवाइड क्योंकि होते हैं वो देखो, अलग चीज हो गया। लैंग्वेज में क्या होता है, पहली बात तो एक न्यू लैंग्वेज है, तो अगर आप मैथ्स बचपन से पढ़ रहे हो तो अभी यूट्यूब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। साइंस आप बचपन से पढ़ रहे हो तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो इंसान चीज़ ही स्टार्ट करेगा, और इसमें ये सिर्फ़ एक सुनने वाला काम नहीं है, ये तो एक लिसनिंग भी है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है, स्पीकिंग भी है, ग्रामर भी है। आप यूट्यूब पे तो सिर्फ़ देख सकते हो ना, लिख के किसी को चेक थोड़ी करवा सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे किसी को स्पीकिंग थोड़ी कर सकते हो। तो लैंग्वेज तो इन ये पार्ट भी तो है, तो वो कौन करेगा? तो बहुत सारे चीज़ें होती है जिनका सिस्टम रहता है। जैसे कि चैप्टर कौन-सा आएगा, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, वो आपको कौन समझाएगा? ये चीज़ें आप सिर्फ़ क्लासरूम से आ सकती है, बाकी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो हाउस बिल्डिंग अगर हम बात करें मोटी-मोटी, तो हाउस बिल्डिंग का मतलब है 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, 18 टू 35 की एज होनी चाहिए,
किसी भी फील्ड से हो, स्टाइपेंड आपको मिलेगा, वहाँ पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री हो जाता है क्योंकि स्टाइपेंड मिल रहा है तो आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। मास्टर्स और बैचलर्स से ये लो होता है क्योंकि ये एक स्किल्ड वर्कर होते हैं, और जो मास्टर्स बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से प्रोफेशनल होते हैं। बट जब आप मास्टर्स बैचलर्स के लिए जाओगे तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलाना पड़ेगा जो कि तकरीबन 12 लाख समथिंग जाएगा, और अगर आप हाउस बिल्डिंग में जा रहे हो तो यू डोंट नीड टू ओपन योर ब्लॉक अकाउंट, उसमें ऐसा नहीं। और किसी का सर क्वेश्चन? वो हाउस बिल्डिंग जो आप बोले वो मैं ये समझ गया। और ये सर क्या क्या चीज है जो कि 10 लाख आई थिंक बैंक में ये पैसा लॉक कराना पड़ता है, ऐसा कुछ यूट्यूब में ही देखा था मैंने इसमें पहले। हाउस बिल्डिंग में कुछ नहीं करना, आपको ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं करना है, अमाउंट ब्लॉक, वो सिर्फ बैचलर्स मास्टर्स में रहता है। ओके, इनके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है? Hello sir, guten Abend. यस, गुड इवनिंग हंसा। Yes, सर यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने 2 ईयर का डिप्लोमा नर्सिंग किया है, तो वो नर्सिंग में गिना चाहता है या वोकेशनल ट्रेनिंग में? नहीं, आपका जो 2 इयर्स का नर्सिंग का डिप्लोमा है वो एक्चुअली एज ए नर्स नहीं गिना जाएगा। नर्स में वही गिने जाएंगे जो जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, क्योंकि नर्सिंग अपने आप में 3 ईयर से कम हो ही नहीं सकती, तो उसको आपको डिप्लोमा में ही गिना जाएगा। आप एज ए असिस्टेंट नर्स का ज़रूर कुछ सोच सकते हो, बट अभी तक मैंने ऐसा केस देखा नहीं है, हाँ, तो वो नहीं देखना सर, पड़ेगा। मैं आपकी स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, तो हंसा। आपका एक बार वो हाँ देखना पड़ेगा। आपने क्योंकि आज से पहले कभी हाँ, बताया नहीं है ये चीज़, अभी आप बता रहे हो, तो नहीं। ये देखना पड़ेगा एक हाँ बार। उसको हाँ मैं सर, आपको मैंने बात की थी। हाँ, उसको मैं एक बार आगे जहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे मैं पूछ के फिर आपको कंफर्म करूँगा कि आपके केस में, हाँ, हाँ ये ज़रूर है कि नर्सिंग हाउस बिल्डिंग ज़रूर आप कर सकते हो, वो तो यस 100%। बट जॉब का अभी अपन फरवरी में पता लगा मेरी लेंगे। एग्जाम है A2 हाँ, का। वो तो आपका, हाँ अभी फरवरी में है आपका, वो तो A2 तो निकल जाएगा, उसमें तो हाँ, अपने कोई दिक्कत वाली बात। ओके। बाकी मुझे हमें ये चाहिए कि B1 या B2 लेवल है ना, बट फिर भी उसका हम पता लगाएंगे कि आप डिप्लोमा के बेस में क्या जर्मनी में कर सकते हो। ओके, यस और सर। किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। किसका? शीशांत, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितिन। यस नितिन, आपका सर कोई क्वेश्चन? मैं हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो सर जैसे ये अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग, जैसे आपने कहा कि B2 से कम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली। तो क्या ऐसा कोई और भी प्रोसेस है जहाँ पे B1 पे ले जा रहे हैं, नहीं, B1 पे हाउस बिल्डिंग के लिए? बताता हूँ, देखो हाउस बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हाउस बिल्डिंग्स होती है, जैसे आईटी अलग है और मेकाट्रॉनिक्स अलग है, आपका नहीं सर, हाउस होटल बिल्डिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग। नर्सिंग है ना। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट में जा रहे हो तो डेफिनेटली चांसेस रहते हैं कि आप B1 पे जा सकते हो, बट जो नर्सिंग है ना वो B2 के बिना नहीं होगी हमारे पास तो। बाकी और क्या कर रहे हैं उनका तो अपन कुछ कह नहीं सकते। ओके सर। और बहुत सारी चीज़ें एंड रहती है, देन देखो आपको कंसल्टेंसीज कुछ भी कह सकती है। आप लोगों को मैं एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे पास अभी 4-5 डेज़ पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था दिल्ली से। उसने बोला कि सर मैंने एक कंसल्टेंसी को पेमेंट किया है, और वो स्टूडेंट दिल्ली का नहीं है, कहीं और का है, तो मैंने वहाँ पे किया है, 2 लाख रुपीज़ उसने पे कर रखे हैं। लैंग्वेज अभी वो B1 लेवल में है। अब वो कंसल्टेंसी ना तो उसका फ़ोन उठाती है और वो वहाँ जाता है, तो अब आप खुद सोचो कितनी बार वो मिलने जाएगा वहाँ। तो एक बार 2 बार गया कि बोला हाँ आपका ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये करो वो करो, तो ये सारी चीज़ें रहती है। एक स्टूडेंट और है, उसका एक्सपीरियंस है कि उसने हाउस बिल्डिंग में 16 लैक्स पे किए हैं। 16 लैक्स उससे मांगे गए हैं, उसने 2 लैक्स पे किए हैं, और उसने मेरे को कॉल किया कि सर B1 लेवल पे मैं हूँ और मेरा एग्ज़ाम है और मेरा बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैंने उसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस के बारे में बताया। अब सीख बहुत सारे स्टूडेंट कहीं वो मतलब कंसल्टेंसी सिखाती भी है। अब उसका एक्सपीरियंस ये हो गया कि वो यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, तो हम जनरली पूछ लेते हैं कि आप क्यों जर्मन कर रहे हो, क्या है? तो उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर मैं हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहा हूँ, और मैंने पूछा आपने कितना पे किया है? तो उसने बताया कि 16 लैक्स में मेरा फाइनल हुआ है, जिसमें मैंने 2 लैक्स पे कर दिया है। अब आप खुद सोचिए कि इतना ह्यूज अमाउंट चार्ज कर दिया कंसल्टेंसी ने, और वो पे भी कर रहा है, और वो स्टूडेंट थोड़ा रूरल एरिया से है, तो उसको इतना
पता नहीं था और उसने वहाँ पे कर दिया 2 लाख, और जबकि हाउस बिल्डिंग ओनली 3 to 4 लाख में हो जाती है। अब जैसे ही उसको ये पता चला, शॉक्ड हो गया वो। अब आपको क्या लगता है कि कंसल्टेंसी उसको पैसे वापस देगी? नहीं। और साथ में वो जहाँ से लैंग्वेज सीख रहा है, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहा वहाँ से है वो, उसके बावजूद भी वो किसी और के पास जा रहा है। आप क्लासेस वहाँ से ले रहे हो, वहाँ वो सैटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद वो हमारे पास आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कंसल्टेंसीज़ का क्या हाल है। कंसल्टेंसीज़ की एक प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? एक्चुअली कंसल्टेंसी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है स्टार्टिंग में, और एट द एंड आपका देखा जाता है। आप उनको कुछ भी बोलो, आप यूँ बोल दो कि 35 की एज तक होता है। अगर आप लीगली देखोगे तो 35 की एज तक हाउस बिल्डिंग होती है। मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ, आप किसी भी पूरे इंडिया में किसी कंसल्टेंसी को कॉल करो और आप उसको बोलो कि मेरी एज है ना 37 है और मुझे हाउस बिल्डिंग के लिए जाना है। वो पता है क्या कहेंगे कि हो जाएगा आपका। पहले वो कहेंगे 18 to 35 है, और फिर आप जैसे बोलोगे कि मेरी एज 37 है बट, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सम केसेस में हम 37 पे भी भेज देते हैं। बस उनका काम फ्रॉड करना है और कुछ नहीं है। कुछ कंसल्टेंसीज बहुत अच्छी है, और 100 अगर कंसल्टेंसीज है तो 95 तो फ्रॉड है। बाकी 5 जो कंसल्टेंसीज है वो अपना अच्छा काम भी करती है, तो वो है। बट देखो, हाउस बिल्डिंग का एक ही काम है। हाउस बिल्डिंग मीन्स पहले जर्मन सीखो, जब आपने B1 कर लिया उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट करो, तब तक आप उनको भी जान जाओगे। जिस जगह से आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हो या फिर जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप ये प्रोसेस कराओगे, उसका लैंग्वेज सीखोगे ना आप, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपको पास भी करवा पाएंगे क्या पहले तो। करेक्ट सर। भेजना तो बहुत दूर हो जाएगा, पहले पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। अगर आपको लग गया कि आपको कोई 19 साल 20 साल का लड़का पढ़ा रहा है, जिसने खुद इनसे पहले कभी लैंग्वेज करा था, और वो ही आपको टीचिंग करने लग गया, और तो फिर आपकी कंडीशन कैसी हो सकती है। और अमूमन कंसल्टेंसीज के साथ में यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस भी है। तो यस सर, करेक्ट है। जैसे जब तक B1 ना क्लियर कर लो, तब तक आपको किसी कंसल्टेंसी के पास में पे नहीं करना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो इस दुनिया में। आपको बहुत शॉर्ट अमाउंट के अंदर पे करना है कि भाई मैं 20,000 50,000 के साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद में मैं पेमेंट तभी करूँगा जब मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा अमाउंट में वीज़ा प्रोसेस के बाद पे करूँगा, तो वो सेफ एंड सिक्योर है। पहले लैंग्वेज करो, क्योंकि वो देखो यार, आप लोग है ना सोचते हो कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बट जर्मन लैंग्वेज वैसी नहीं है, इतनी आसान नहीं है। प्राची से पूछो या जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं जर्मन, उनसे पूछो। अब मैं बोलूँगा तो आप सोचोगे कि सर डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन बहुत चैलेंजिंग लैंग्वेज है। ये उनसे आप पूछ लेना, आसपास में आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जर्मन कर रहे हैं, उनसे आप पूछना। हम तो रात दिन करवा रहे हैं, 10 सालों से सर करवा रहे हैं। एक चीज बता जी रही है। एक मेरे घर के पास में सर रहते हैं, जी तो उन्होंने तो कोई से पढ़ाई करी थी, तो मैंने उनसे सीखी थी। हाँ पर पता है वो 1 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट पढ़ाते हैं और बाकी अपनी बातें करते रहते हैं। बस तो ये मतलब उन्होंने पढ़ाया कम है, बातें ज़्यादा की है। बस कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया, तो मैंने सारी वीडियो हाँ यूट्यूब से देख के पढ़ी है। बहुत और जो नेटवर्क्स की बुक है ना, वो भी मैंने 45 वीडियोस यूट्यूब से देखकर पढ़ी है, क्योंकि सर बातें करते रहते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है, आप लोगों के बहुत वो से भी स्टूडेंट्स के पर्सनल। एक्सपीरियंस। तो अब देखो ऐसी सी बात, मतलब टीचर होके आप देखो, आप पर्सनल बातें करो दैट इज ओके, बट आपका क्लास का 1 आवर है ना, वो तो फिर टीचिंग में ही जाना चाहिए। अगर वो यस आपका सर। बिना टीचिंग जा रहा है और फिर उसके बाद में आप लैंग्वेज कहीं यूट्यूब से सीख रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। सर तो ये देखना लैंग्वेज चाहिए। के क्लासेस बातें ही करते हैं के अपन। रिलेटेड एक्सपीरियंस काम करता हूँ मेरा। मुंबई का एक एक्सपीरियंस है एक मेरा मिनट, लैंग्वेज के अभिषेक क्लास आपका के। माइक ऑफ पे, एक मिनट, जस्ट ए मिनट रोनाल्ड। अभिषेक आप, हाँ अब बताइए रोनाल्ड। सर मैंने मुंबई में एक कंसल्टेंसी के साथ में ज्वाइन किया था। ठीक है 2 साल किया। ठीक है। तो तब मैंने स्टार्ट किया था तो 20,000 किया था, वहाँ पे प्रोसेस का कुछ 2.5 लाख था। 2.5 तो लाख, और आप नर्सिंग प्रोसेस हाँ का बता रहे हो ना? नो नॉट 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 नर्सिंग सर, वो अच्छा होटल में अच्छा। वेटरिंग या कुछ भी सर। हाँ हाँ तो उसमें मुझे पता चला कि हाउस बिल्डिंग करके, मैं पहले से ही रिसर्च में था, तो मुझे जर्मनी का कुछ पता चला, तो वही हाँ कहीं से घूमकर मेरे सामने आ गया हाउस बिल्डिंग करके। अच्छा तो मैंने मुंबई में अप्रोच किया, और वो जेन्युइन कंपनी है, तो 20-25 हाँ साल से काम कर रहे हैं। बट उन लोग का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग खुद ही इस हाउस बिल्डिंग के फील्ड में, वो लोग शायद ज़्यादा पहले से काम नहीं किया होगा, तो अभी उन्होंने शुरू किया क्योंकि होगा। हाउस वैसे वो बिल्डिंग है ना, अमेरिका ज़्यादा पुराना नहीं है एक्चुअली वो, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, 2 साल ही हुए हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ,
तो वहाँ पे मैंने भी अपना फर्स्ट दिया 20,000 का, बट ठीक है, वो अभी भी उन लोग के पास है। तो मैंने उनसे अभी कनेक्ट नहीं किया, बोला मैं रिटर्न आऊंगा जब मैं B1 करूंगा तब आऊंगा, नहीं तो तब उससे पहले मैं ना तो आने वाला हूँ ना तो पेमेंट देने वाला हूँ। हाँ, बस वो। तो वो मैं समझ गया था उधर क्या हो। तो उन लोगों का एकदम जो लैंग्वेज का जो पढ़ाने का जो सिस्टम था ना, वो एकदम चिंदी वाला था। हाँ, बस तो वही। तो उन्होंने क्या किया था, अभी बच्चे लोग को तो पता नहीं, तो मैं एक्चुअली खुद टीचर हूँ, तो मैं पिछले 7-8 साल से बच्चों को मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाता हूँ, अच्छा। ट्यूशन है मेरा खुद का। और मैं अभी फिलहाल जॉब पे हूँ, रिसेप्शन पे हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा, तो मुझे पता चलने लगा पता कि चल उन लोगों जाता ने है। क्या किया था, हुँ। उन लोगों ने क्या किया कि लैंग्वेज था आपका 6 महीने में सबसे पहले तो गलत कमिटमेंट कर दिया। 6 महीने का एक प्रोग्राम है जर्मनी का, 6 महीना प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो जाओ, आपका इतना का पेमेंट है, इतना का इंस्टॉलमेंट दे दो, और फिर 6 महीने के बाद यू विल बी देयर इन जर्मन, एकदम हलवा के जैसा बता दिया। सब लोग खुश, सब लोग इन्वॉल्व होने लगे। और ट्यूशन का क्लास जब चालू हुआ, तो उन लोग ने क्या किया था, वो लोग को खुद को तो आती नहीं है लैंग्वेज, तो उन जी। लोगों ने मार्केट से जो हाँ। नए-नए जो सब सीखे रहते हैं ना, उन लोगों को हायर कर लिया, और वो लोग अपने हिसाब से जैसे तैसा पढ़ा रहे। तो मेरे को 15-20 दिन के अंदर ही मुझे आभास हो गया, मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे कुछ लोचा है। फिर मैं अपने रिसर्च पे लग गया, फिर भी मैंने A1 जैसे तैसे वहाँ पे निकाल हाँ, लिया। कर लिया। फिर बाद में मैंने A2 वहाँ पर जॉइन नहीं किया, ना तो पेमेंट दिया, और फिर मैंने उन लोगों से डिस्कनेक्ट किया। मैंने बोला ये रिजर्व में 20,000 जो मैंने दिया वो रखो, हाँ, वो जब मेरे को एक आना बड़ा चाहिए। लॉस नहीं है। चलो ठीक है कि आपने A1 तो करा वहाँ से, तो इट्स ओके। फिर मैंने A2, फिर बाद में वो यूट्यूब पर एक सर है, वो हुँ। आदित्य सर, हुँ। उनसे मैंने A2 किया था। वो भी बहुत फास्ट ट्रैक था, लेकिन मैंने कर लिया। और मैं सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा पहले से ही था, तो मैं दिन का 5-6 घंटे लगाता था। तो मेरा सबसे मज़ा मुझे स्पीकिंग में आता है, तो मेरा स्पीकिंग अच्छा है, और जी। मुझे आगे भी स्पीकिंग में ही बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वो चीज़, तो अभी बस देखो, यही एक इश्यू है। अगर जर्मन में आपको स्पीकिंग में अच्छा अगर इंटरेस्ट है ना, तो इसका मतलब है कि आप सही वे में जा रहे हो। क्योंकि आप हाउस बिल्डिंग हो या नर्सिंग जॉब हो, एट द एंड तो स्पीकिंग, और वैसे भी लैंग्वेज का मतलब ही क्या है? लैंग्वेज का मतलब है स्पीकिंग, क्योंकि आप जब जर्मनी में पहुँचोगे तो वहाँ जाके कम्युनिकेशन ही तो करोगे लोगों से, या फिर अब हमारा सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे कि ये देखो हमारे पास सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं होगा ना। आप लोगों को अपने स्पीकिंग को ही सबसे अच्छा बनाना है। और देखो, आप तो रोनाल्ड टीचर थे, तो आप डेफ़िनेटली, और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपने जज कर लिया कि हाँ, ऐसा रियल नहीं है, या फिर जो भी टीचर्स है एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो वो हर स्टूडेंट क्या नहीं कर पाता है। ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और पता है लेट क्या हो होता है? जाता है सर। ये जो होता है ना कि सस्ता, और ये सब, ये भी आजकल बहुत चल रहा है कि कोई 5000 में भी करवा देता है, किसी ने B2 कर रखा है, किसी ने B1 कर रखा है, कि हम इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी, कि 5000 में करा देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में बहुत रोते हैं फिर इन फ्यूचर। तो इसलिए उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइन खराब हो जाएगी। A1 अगर सर बिगड़ा महँगे ना, वाला भी ऐसा ही है कुछ। हाँ, कुछ जगह तो महँगे वाला भी ऐसा ही है। तो A1 खराब हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली फिर सब कुछ गया बस। फिर आपको यूँ लगेगा कि जर्मन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, वैसे तो जर्मन डिफ़िकल्ट है, बट वो फिर है। आपके होश ही उड़ा देगी, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आपको है ना बचना है। फर्स्ट स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी हो गई ना, तो उसके बाद आपकी जर्नी बहुत स्मूथ जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से अगर स्टडी कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, एवरीथिंग का बैलेंस है सब कुछ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर अलग और कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक थोड़ा-सा बस यही है, एक पूछना हाँ। था कि मेरा जो वे जो है ना, वो कैसे बना सकते हैं? क्योंकि मेरा एक्चुअली प्रॉपर्ली जो बैकग्राउंड जो है ना, वो कोई मैच ही नहीं हो पा रहा है, अगर किसी एक फील्ड से मैं हूँ वैसे। हाँ, हाँ। तो तो लेकिन मेरे को जाना तो है आउट बिल्डिंग करने, हाउस नर्सिंग तो बिल्डिंग, मेरा है नहीं। कितनी एज कितनी है आपकी? सर अभी 30, अभी हुआ है 30। 30 है, तो आप जा सकते हो। और आपने आपने तो वैसे नर्सिंग कर रखी है ना, आपने बताया था। सर नहीं, नर्सिंग नहीं, अच्छा, नर्सिंग नहीं मैं करी। मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस है मेरा, ट्यूशन अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और तो आप, रिसेप्शन पे मैं जी, बिलिंग अपना का काम करता वर्क भी करते हैं। बढ़िया है, देखो आप अपना वर्क भी कर रहे हो, फाइनेंस भी देख रहे हो, और साथ में लैंग्वेज सीख रहे हो, और उसके अलावा जर्मनी जाने का सोच रहे हो। अभी एज तो है आपकी, जा सकते हो। आप मेरे हिसाब से चाहें तो हाउस बिल्डिंग नर्सिंग में सोच सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या फील्ड हूँ। वगैरह बट सर कुछ उसके नहीं लिए रहता। बैकग्राउंड मेरा नहीं, नर्सिंग नहीं, का नहीं, नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास बस 12th पास आप होने चाहिए हो, और साथ में आपके पास B2 कंपलसरी होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। और सर B1 के ऊपर कौन सा स्कोप है? B1 में आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट में ही जा सकते हो।
आप बाकी कराते हैं सर हाँ, होटल बाकी मैनेजमेंट? हाँ, बाकी देखो होटल मैनेजमेंट या फिर जो B1 वाली जो हाउस बिल्डिंग्स है ना, वो एक्चुअली इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी B2 वाली है। और सबसे बेस्ट है नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग एक जर्मनी में रहने का और साथ में आपको इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, उनको ना तो रेसिज्म मिलता है, ना उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि कभी जर्मनी या किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि ओवर हो गए लोग तो उनको वापस निकाला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हेल्थ केयर में कभी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हमने कोरोना में भी देख लिया कि यही लोग एंड द एंड काम आए। तो ऐसा आपके एंड साथ मोमेंट सर, यस ये इसलिए क्यों सर, ये बूम पे इसलिए भी है कि यहाँ पे क्या है कि जर्मनी की जो पॉपुलेशन है सर वो डिक्लाइनिंग फेज में है। यस तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इनका डिमांड सर मतलब इधर बहुत ज्यादा हो गया है। और जर्मनी में नर्सेज की डिमांड आगे भी रहेगी, काफ़ी टाइम तक रहेगी। आप लोग अगर नर्सिंग को टारगेट करेंगे तो सबसे बेस्ट है, और बाकी भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा जैसा जिसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है वैसे तो। बाकी अगर आपने कुछ सोच ही नहीं रखा कि मेरा तो मैं किसी में भी चला जाऊँ, तो फिर नर्सिंग द बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है जर्मनी की, और नर्सेज वगैरह बनते भी बहुत कम है, डॉक्टर्स भी नहीं बनते, तो इसमें आपको हमेशा बेनिफिट मिलते रहेंगे। बाकी तो फील्ड एग्जाम थोड़ी कब? हेक्टिक भी है। आप जैसे होटल वगैरह है तो बहुत हेक्टिक रहता है, आप अपना उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? हाँ सर। सर एक आपसे क्वेरी था सर। जी, सर ये जो ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं? देखो ऑनलाइन क्लासेस का तो ये रहता है, हमारे पास ऑल द टाइम क्लासेस है। वो आप चाहे कभी भी क्लासेस लेंगे तो हमारे पास हमेशा क्लासेस रहती है। हर 10 डेज़ के अंदर ये मान के चलिए कि नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। और बाकी इसके अलावा जो एडवांस लेवल्स हैं वो थोड़े टाइम टू टाइम ही आते हैं, क्योंकि जो B1 A1 के स्टूडेंट है वो A2 में जाएंगे तब A2 स्टार्ट होगा, या B1 A2 के स्टूडेंट B1 में जाएंगे तब B1 स्टार्ट होगा। बाकी जो A1 लेवल है वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम चलता ही रहता है, A1 और A2 दोनों। यस अदिति, आप बताइए। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना है। जी, यस प्राची बताइए आप। सर जो एग्जाम ट्रेनिंग है ना, एग्जाम हम्म, ट्रेनिंग, उसका आर्ट्स कितना रहता है? और जैसे हाँ कि मेरे पास सिर्फ अभी 22 डेज ही है, तो उस अकॉर्डिंग आप चार्जेस और टाइमिंग्स बता सकते हैं हाँ मैं बताता तो हूँ, आई देखिए कैन ज्वाइन। बिल्कुल, देखो जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की क्लासेस है उसमें द मोस्ट जो बेनिफिट है हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या रहता है कि एंड मोमेंट में हमारे पास आता है कि उसके पास 1 मंथ बचा है, या फिर उसके पास ऑलमोस्ट 20 डेज़ हाँ है, सर। ऐसा कुछ रहता है। तो उस सर केस मेरा में मेरी डेट जो है वो 27 है, 27। 27 है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 25 समथिंग डेज़ है, क्योंकि आना-जाना भी करोगे आप। तो उस केस में हम ये करते हैं कि जो भी हाँ हमारे पास सर, फिर बैचेज़ हैं मतलब हाँ, उनमें सब में ऐड करते हैं फिर आपको। हमारा ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही बैच में ऐड किया। हम हमारे पास में जो B1 के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, उनमें सब में ऐड करते हैं, ताकि हर जगह से स्टूडेंट अपना बेनिफिट उठा सके। तो तकरीबन 2 सर से 3 घंटे तो हम एंगेज कर देते हैं आपको। ठीक है सर। और फिर उसके बाद में भी हमारा ये रहता है, वैसे तो 1 मंथ की प्रॉपर क्लासेस होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बट आपने जैसे एग्ज़ाम दे दिया और आपका कंप्लीट भी हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि भई आप बंद कर दो अब क्लासेस को। आपको हमेशा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता ना, आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है, ताकि रिजल्ट आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो वेल एंड नहीं सर, फिर वेल B2 भी करूंगी मैं हाँ, आगे। या तो आप B2 स्टार्ट कर दो ताकि आपको नो रिग्रेट, अगर बाय चांस अगर फेल भी हो गए तो, और अगर पास हो रहे हो तो भी आपको हाँ रिग्रेट नहीं है सर, कि मैं आपने 1 3-4 मंथ दिन तक बाद वेट किया। स्टार्ट कर दूंगी। उसमें दोनों में ये रहेगा कि आप आगे भी बढ़ रहे हो, आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, और साथ में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और आगे नेक्स्ट लेवल में चले गए। यस अदिति, आप बताइए। सर तो क्या सर ये आप यस अदिति। सर अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या बोलते हैं हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं? किसके साथ में? जैसे अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम इंडिया में, हाउस बिल्डिंग जाके कर सकते हैं वहां पे जर्मनी में? हाँ, कर सकते हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हाउस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और कुछ नहीं। ओके। बट लैंग्वेज चाहिए ना B1 या B2। ओके, और कोई क्वेश्चन? यस सर। जी दिलीप। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर अभी आप बता रहे हो सर नर्सिंग के जो सब प्लेसमेंट पे जो बंदे जाते हैं ना सर,
तो सर जॉब के उनका लिए सर वहाँ जाने के बाद सर उनको B2 करना भी सर कंपल्सरी रहेगा फिर बाद में? नर्सिंग जॉब की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी सर। देखो तो सर हाँ वहाँ जाने पर उसके सर जाने के बाद में सर B2 करना कंपल्सरी रहेगा फिर वापस? अगर देखो B1 करके अगर यहाँ से जाते हैं हम्म, और B2 वहाँ करना सर कंपल्सरी रहेगा बाद में? उसी चीज़ को मैं बता देता हूँ। तो देखो नर्सिंग की बात आ गई है, नर्सिंग जॉब की, तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग जॉब में सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप B1 पे ही जा रहे हैं ना, अगर कोई कंसल्टेंसी आपको ले जा रही है और B1 पे ले जा रही है, तो आपके साथ में क्या-क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो मैं आपको पहले पॉइंट आउट करता हूँ। कि पहली तो ये बात हो जाएगी कि आप बिना B1 के जा रहे हो, बिना B2 के जा रहे हो, तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा। क्योंकि एक तो B1 जा रहा है और एक B2 कैंडिडेट जा रहा है, तो दोनों में रात दिन का अंतर है। मान लीजिए मैं B2 करके जा रहा हूँ और आप B1 करके जा रहे हो, तो मेरा जी कॉन्फिडेंस सर। जर्मन्स के साथ टॉक करने में मेरा ज़्यादा होगा या आपका? पहुँचने जी के सर बाद के बाद? B2। जी सर। B2 कैंडिडेट का ज़्यादा होगा। फिर उसके अलावा अगर आप जर्मनी पहुँच गए, तो आपको वहाँ डे टू डे की लाइफ़ में भी स्ट्रगल होंगे पहुँचते ही। जी सर। डरते हो ना कि भई कौन-सी स्ट्रीट में चले गए, एड्रेस ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है डे टू डे में। कभी सिटी रजिस्ट्रेशन करना होगा, कभी कहाँ ऑफ़िस में जाना होगा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा जब आप पेशेंट्स के साथ में टॉक करोगे, स्टाफ के साथ में टॉक करोगे, तो आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा या B2 वाले का? सर B2 वाले का। B2 वाले का। फिर उसके अलावा जब आप जर्मनी चले जाओगे, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनोगे, तो आपको B2 कंपल्सरी लगेगा। तो अब जी अगर वहाँ B2 कंपल्सरी लगेगा, तो फिर B2 की प्रिपरेशन आपको जर्मनी में करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा विथ ड्यूटी जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। जी सर। ये हो गया प्रॉब्लम। फिर आप अपना खाना भी बनाओगे वहाँ पे। ये जी सारी सर। चीज़ें। उसके साथ आप कैंटनीशा प्रूफिंग जो कि रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए आपको करना ज़रूरी होता है, तो वो जी भी सर। करना पड़े उसकी प्रिपरेशन भी करोगे, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयर क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा। तो आप खुद सोचो ये इतनी सारी चीज़ों के बीच में अभी भी जर्मन आपकी लाइफ़ में फँसी हुई है और अगर B2 पास नहीं करे तो आप कैंटनीशा प्रूफिंग से भी जाओगे और वापस भी आ जाओगे। तो इसीलिए जी मैं सर। ये कहता हूँ कि आप अगर जा रहे हो जर्मनी तो आपको B2 करके ही जाना है। दूसरी बात, अगर कोई कंसल्टेंसी आपको B1 पे लेके जा रही है तो वो तो 90% तो है वो नहीं ले जा पाएँगे क्योंकि जर्मन्स के साथ में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होगा तो वो आपकी स्किल्स को देखेंगे और उसमें आपकी स्किल्स अगर अप टू द लेवल नहीं आई, स्पीकिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे। फिर जी कंसल्टेंसी सर। खुद ही कहेगी कि भई आप B1 के तो हो बट आप स्पीकिंग अच्छा नहीं करते तो प्लीज़ आप B2 भी कर लो। एक तो ये कह देंगे। पहले वो जब एडमिशन लेंगे तो कुछ भी कहेंगे, उसकी बात ही नहीं जी करते सर। अपन, है ना? वो तो उस टाइम तो कुछ भी कहेंगे कि आपको A2 पे भी भेज देंगे। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे वो A2 पे भी भेजने के कई वीडियो डले हुए हैं, तो इसका मतलब है वो तो टोटली फ्रॉड है। अब अगर कोई B1 पे भेजा भी है, किसी ने 100 में से 5 बच्चों को अगर भेजा भी है, तो वो इसलिए भेजा है क्योंकि वो एज़ ए नर्स नहीं जाते हैं, एज़ ए असिस्टेंट नर्स जाते हैं। और हाँ सर असिस्टेंट। असिस्टेंट नर्स का काम इतना गंदा है कि मैं आपको अभी बताऊँगा तो आप खुद ही नहीं जाओगे, अगर आप नर्स हो तो। यहाँ पे अच्छा जो सर। वार्ड बॉय का काम होता है ना आपका जो वार्ड बॉय काम करते हैं जी इंडिया में सर। नर्सेज़ के लिए, वो काम वहाँ आपको जाके करना है। तो आपकी न तो लाइफ़ सिक्योर हो पाई, ना आप जर्मन में इतने अच्छे बन पाए, वहाँ पे जाके भी टेंशन है कि मैं B2 कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसी लाइफ़ बहुत आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। सबसे बेस्ट है कि आपको B2 यहाँ से करके ही जाना है। 2 महीने ज़्यादा ले जाओ ना, आप किसी फ़ॉरेन जी कंट्री सर। में जा रहे हो। अगर आप 2 महीने पहले चले जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बट अगर आप 2 महीने, 3 महीने बाद में जा रहे हो बट आप वेल प्रॉपर होके अच्छे से जा रहे हो, वेल प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें तो सर आपकी अगर सर मेरा से लैंग्वेज की क्वेश्चन है जैसे सर अपन B2 जी। करते हैं हुँ। तो सर B2 करने से सर पहले अगर सर B1 एक बार सर टेल का एग्जाम सर देना मतलब कंपलसरी रहता है मतलब खुद का जरूर पता चल जाएगा मतलब कितने बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट है या नहीं? देखो मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपका इंस्टीट्यूट या फिर आपका टीचर। इंस्टीट्यूट और टीचर तो एक ही बात हो गई। तो अगर वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, देखो मैं तो मेरा खुद का बता सकता हूँ कि मैं तो अगर 5 दिन आपको पढ़ा दिया ना, आप अगर B1 में हो या B2 में हो या कोई भी नया स्टूडेंट है, अगर मैंने 5 डेज़ आपको टीच कर दिया ना और मैं आपके साथ में एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा हूँ या आपको करवा रहा हूँ, होमवर्क ये वो, आपकी हरकतें देख के ही मैं बता दूँगा कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। बस 5 दिन में मैं ये बता सकता हूँ कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। ये क्लियर रहता है। अगर आपके पास ऐसा टीचर या इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे तभी पता चलेगा। बाकी अगर आप हमारे पास हो, तो मैं तो 5 दिन में आपको बता सकता हूँ, चाहे A1 हो, A2 हो, B2 हो, C2 हो, कोई भी लेवल हो, कि आप 5 दिन में मैं आपको ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि आप अभी एग्ज़ाम लायक नहीं हो। हाँ जी सर मैं सर एग्ज़ाम आप लायक सर हाँ, एग्ज़ाम एक्चुअली सर लायक मैं कब जी बनोगे सर।
वो भी मैं आपको बताऊँगा कि भई मैंने स्पीकिंग देखी आपकी, या राइटिंग देखी, रीडिंग देखी, सब कुछ देखा। तो वो देखने के बाद में पता चल जाता है 4 दिन में, 5 दिन में ही कि ये कैंडिडेट किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम सजेस्ट करते हैं, और साथ में मेरा ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट B1 का एग्ज़ाम भी दे रहा है, तो हम क्या करते हैं 8-10 बार एग्ज़ाम ले लेते हैं। हर 4-5 दिन में एग्ज़ाम ले लिया, तो इतने मॉडल पेपर करवा दिए, 10 मॉडल पेपर्स में अगर आप पास हो गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। तो हम फिर A1 B1 को भी स्किप कर देते हैं, फिर डायरेक्ट B2 का एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, क्योंकि एट द एंड तो B2 ही चाहिए। जी सर, पर अगर क्योंकि सर आपका मतलब इंस्टीट्यूट या टीचर ऐसा नहीं है, जो आपको भी लग रहा है कि ये मुझे जज नहीं कर सकता, या वो उस लेवल पे ही नहीं है, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए, ताकि आपको वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही जज करके बताए कि भई आपको अब क्या आगे क्या करना चाहिए। जी सर, मैं अभी सर आपके सर इंस्टीट्यूट में सर मैंने एडमिशन लिया था थोड़े टाइम हाँ, पहले बिल्कुल, सर। बिल्कुल दिलीप आपने ले रखा है, मुझे पता है। जी सर, तो सर थोड़ा-सा मेरे को आप स्ट्रेटजी बता सकते हो सर हमें किस तरीके से सर मतलब पैटर्न को सर फॉलो करना चाहिए मतलब स्टडी के लिए सर कैसा क्या देखो, थोड़ा-सा? स्टडी का यही है कि आप है ना, जैसे अ, हर दिन एक तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ पहले। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहता है कि आपको हर दिन तो एक चैप्टर का वोकैब जो है उसको रिवाइज़ करनी चाहिए। डेली होना जी, चाहिए। हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस की एक ख़ासियत है, स्टार्ट होते ही मैं पहले चैप्टर की वोकैब पूछता हूँ, जो भी चैप्टर चल रहा है उसकी वोकैब। इंडिविजुअल पूछता हूँ, पूरे ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल, उससे हमें पता रहता है कि ये बच्चा कैसा कर रहा है। फिर उसको अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर आप टेल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक स्प्राग-बाउस्टाइन है, तो आपको मस्ट करना है डेली। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। ऐसे नहीं जो जिसके पास 10 दिन बचे हैं, वो नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके अलावा आपको 1 मेल डेली लिखना है। हमारा जो B1 या B2 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हम ये मान के चलिए कि जब स्टार्ट किया है और कोर्स 1 मंथ ओल्ड हो गया, उसके बाद से उनको डेली 1 मेल लिखना ही लिखना है। 30 डेज़ में 30 मेल्स हो गए, उससे बाहर कुछ नहीं आता। ये हो गया मेल का काम। आप लोग भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने आज तक, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, मेरी गारंटी है, एक लाइन तक नहीं लिखी होगी आज तक, वरना किसी जी ने हाँ जी चेक सर। किया। एक जी लाइन सर, मैंने लिखी खुद में कर रखा है सर। कर रखा है ना, तो बस ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम बाद में एग्ज़ाम में जाएँगे ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चा कहेगा मुझे राइटिंग में सर मेरे बहुत कम मार्क्स आए। ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। हमें स्टार्टिंग से ये ना, गलत लिखो चाहे, कैसा भी लगो, हम आपको करेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत सिस्टमैटिक जानी। डेली एक थीम स्टूडेंट को मिलती है, उसमें वो अपना ओपिनियन बताता है, अरफारुम बताता है, फोर्टाइल है, नापटाइल है, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बताता है। उसके अंदर भी उसको डेली बोलना है, और डेली मतलब स्पीकिंग करनी है उसको। वो, और भले ही वो बहुत लंबा बोले या बहुत छोटा बोले, दैट डज़न्ट मैटर, वो मिस्टेक्स के साथ बोल रहा है, ये कर रहा है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, बट उसको करना डेली है। तो इससे क्या होगा, जैसे-जैसे हम एग्ज़ाम के पास जाते रहेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड अप होता रहेगा, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, और वो जब एग्ज़ाम में बैठेगा, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि भई अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, जब मैं कोई भी थीम आ जाए, कुछ भी लेटर आ जाए, मेल आ जाए, व्हाटएवर, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस लेवल का प्रिपेयर कर दो, और ये चीज़ें पता है कब होती है? जब 1 महीना हो। ऐसा नहीं कि जी सर। 10 दिन में कुछ कर दो, जादू ऐसा नहीं है हमारे पास में। फिर उसके अलावा आपका आ गया लिसनिंग। लिसनिंग मैं खुद बच्चे को 1 टाइल तो डेली करवाता ही हूँ, और उसके अलावा उसको भी, खुद को भी देते हैं कि 1 टाइल तो आपको करनी ही करनी है लिसनिंग में। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बन गया सारा चीज़ का। सारी चीज़ों का और हाँ, एक ग्रामर का टॉपिक मैं खुद रिवाइज़ करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, कभी-कभी 2-2 3-3 भी करवा देते हैं। तो ये है ना, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की हमारी मिक्स अप क्लास चलती है, कि इसके अंदर हम हर पार्ट को थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दिया, उससे बच्चे को ये फ़ायदा मिलता है कि वो खुद कर रहा है या नहीं कर रहा ज़्यादा, पर हमने तो ऐड करवा दिया ना, तो उससे उसके जो पास होने के चांसेस है वो बहुत हाई रहते हैं। और खुद पर्सनल लेवल पे भी उसको स्टडी करनी है, तो इसी तरीके से करनी है, कि अगर उसने अच्छा सर। आज लिसनिंग और राइटिंग कर ली, तो कल वो कुछ और करे, परसों वो कुछ और करे, बट 2 चीज़ें मुझे मस्ट चाहिए स्टूडेंट से, एक तो स्पीकिंग, डेली एक थीम वो स्पीक करेगा, और दूसरा हमें चाहिए एक मेल, वो डेली हमें लिखेगा। ये दोनों काम आपको करने ही करने हैं। इसी वजह से देखो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत हाई लेवल पे हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नहीं करते, उनका अपन कुछ नहीं करते, 100 में से 5 ऐसे स्टूडेंट तो हर जगह रहेंगे, उनका अपन कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करोगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करोगे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने मेहनत करी है, तो रिज़ल्ट आएगा। आपने मेहनत नहीं की, हमने बताया, आपने मेहनत नहीं की, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। जी ओके, सर। दिलीप आप टेंशन मत लो, आप हमारे क्लासेस में हो, तो आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब आपको क्लास में भी मिलेगी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ कोर्स ही चल रहा है। आगे जब आप
लेवल B1 B2 में अच्छे से आओगे तो उनमें सब होता है ये सारी चीज़ें। ओके, और इसके अलावा बट हाँ, ये है कि सबको हिंट मिल गई कि ऐसा रहता है। और कोई जी सर, क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। Sir, if you don't mind, can I ask one question? अभिषेक, आपके क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए हैं सारे, पर फिर भी पूछिए क्या है। Sir, एक क्वेश्चन ओनली सर। जी जी। सर वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ जर्मन चाहिए। अगर इंग्लिश का लेना देना होता तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के हाल पता है आपको वो ऐसा हो जाता। कोई भी लेना देना नहीं है इंग्लिश से। यस, आप बताइए शीशान। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, मैं श्रीकांत कुमार सिंह बोल रहा हूँ बिहार से, पटना से। जी, आज के टाइम बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग जॉब के लिए बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं। बताइए, क्योंकि बहुत सारे कॉल। एक्चुअली सर मैं जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी नर्सिंग हूँ मैं, और अभी मैं महावीर कैंसर संस्थान में जॉब करता हूँ पटना। कितना एक्सपीरियंस हो गया है आपको? 2 साल का सर। बहुत अच्छा है। और आपकी एज? एज मेरी हो रही है सर अभी 30 के आसपास। देखो 31। आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी है। आपको लैंग्वेज करनी है बस B2 लेवल। हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसेस फ्री है। नर्सिंग जॉब के लिए अगर जा रहे हो तो पूरा प्रोसेस फ्री है। लैंग्वेज का जो है वो चार्जेस 15,000 A1 A2 15,000 है, और जो न्यू ईयर से एडमिशन होंगे उनके 18,000 B1 एंड B2 हो जाएंगे। जो अभी एडमिशन लेंगे उनका रहेगा सिर्फ 15, बाकी उसके बाद बढ़ जाएंगे। बाकी ये जो लैंग्वेज के चार्जेस हैं वो भी आपको रिम्बर्स होंगे, मतलब आपको रिफंड होंगे। क्यों होंगे रिफंड? क्योंकि देखो, हमें एम्प्लॉयर पे करता है सारी चीज़ें, और मैं एकदम ओपनली बता रहा हूँ कि जब कोई नर्सिंग स्टूडेंट हमारे थ्रू अगर जर्मनी जा रहा है तो हमें उससे मतलब इनकम होती है। अब देखो, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको एकदम ट्रुथ बता रहा हूँ कि जब आप हमारे थ्रू जर्मनी जाएंगे तो एम्प्लॉयर हमें पे करता है, और हमें जो पे करता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। ये हमारा 15,000 20,000 का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा पे करता है। तो अब इसीलिए हमारा द मोस्ट ऑफ द फोकस होता है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि आपके जाने से हमारा भी बहुत फ़ायदा है। हम आपसे तो कुछ नहीं ले रहे ना, आपसे तो लैंग्वेज का ले रहे हैं, वो भी रिइम्बर्स करेंगे आपको। अब कोई कहे कि अगर रिइम्बर्स करोगे तो फिर लेते क्यों? अभी मान लीजिए आपने A1 किया, आप मैरिड हो? जी सर। आप मैरिड हो, जी सर। A1 किया, A2 किया, अब आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई आप मैरिड हो, क्या करोगे, बच्चे हैं, फैमिली भी देखनी है। आपने जैसे मना कर दिया, अगर हमने फ्री में क्लासेस दे दी तो हमें तो नुकसान हो गया ना। तो इस वजह से उस नुकसान को रोकने के लिए, क्योंकि हमारी मेहनत भी तो है ना स्टार्टिंग में, कि भाई हम आप पे जी टाइम सर। इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए चार्ज करते हैं, और वो जब आप सक्सेसफुली जाओगे तो वो आपको रिइम्बर्स हो जाएगा। तो उसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बेनिफिट है। आप अगर हमारे थ्रू जाओगे तो हमारा भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आपका तो पूरी लाइफ का बेनिफिट है, क्योंकि आपकी तो पूरी लाइफ बन रही है ना उससे। आप नर्स बन रहे हो, आप 3 लाख नर्स क्या मतलब नर्सिंग जॉब कर रहे हो, 3 लाख सैलरी होगी आपकी। फिर जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे नर्स वहाँ पे तो आपको 4 लाख 5 लाख सैलरी होगी, तो बहुत बड़ा ह्यूज है। और हमारे लिए भी हम इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नर्सेज़ को भेज पा रहे हैं तो हमें भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो हम दोनों का बेनिफिट है, इस वजह से रिजल्ट भी अच्छे जाएँगे और आपको भी अच्छा रहेगा। अब कंसल्टेंसी को भी फ़ायदा तो होता ही है, वो तभी तो आपको भेज रहे हैं। पर कंसल्टेंसी कुछ है जो बहुत फ्रॉड करती है, कोई 2 लाख लेगा, कोई 3 लाख लेगा, जबकि है सब कुछ फ्री। तो वो 2 लाख 3 लाख भी कमा लेगा, और जो एम्प्लॉयर देगा आपको उससे भी कमा लेगा, तो वो डबल फ़ायदा करेगा। सर अभी मैंने दूसरी बात एक और, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और चीज़ होती है कि कंसल्टेंसी वाला खुद टीचर नहीं होता, वो किसी को हायर करता है। और वो अगर हायर कर रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाला इंसान उतनी मेहनत करेगा जितनी सैलरी मिल रही है। बट मैं खुद टीचर हूँ, और मेरा प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि आपको भेजने पे मुझे प्रॉफिट मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो 15,000 20,000, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो मैं मेरे प्रॉफिट को भी बढ़ाने के लिए आपके ऊपर मेहनत करूँगा, और मैं खुद हूँ सब कुछ देखने वाला, मैं खुद टीचर हूँ। तो वो चीज़ें मैटर करती है। उससे क्या, आपको भी आउटपुट अच्छा आता है और हमें भी आउटपुट अच्छा आता है। ये एकदम मैंने क्लियर आप लोगों को बताया, एकदम क्लियर। जी। सर एक चीज और था, मैंने भी करियर कोच है नोएडा में, वहां पे बात की थी, तो उन्होंने समथिंग 1,18,000 बोला था, और बोला था कि आपका फिर वहां जाने के बाद सब फ्री हो जाएगा, और मतलब ऐसे ही उन्होंने कुछ बताया था। देखो, और मैं उसके बाद कंसल्टेंसी के बारे में तो सर, कुछ नहीं बोलूँगा, और वो भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। नहीं नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मैंने बात की मैं वो बता रहा हूँ कि इसमें जितने लोग हैं वो लोग कम से कम सुन लें कि फ्रॉड होने से शायद बच सकें, या चाहे जो इनकी इच्छा वो अपना कर सकें। देखो, ये तो तो आपने 1 लाख ही बताया, मैं तो ऐसे-ऐसे बच्चे बता सकता हूँ आपको, वो तो मेरे पुराने अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, उनको तो हम इसमें ऐड नहीं करें हाँ क्योंकि इसमें आप लोग सब नए हो।
ऐसे-ऐसे नहीं, स्टूडेंट नहीं, हैं तो जो सर 2-2 वो लाख अभी दे चुके एक हैं। और है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली की कंसल्टेंसीज़ है जिनको 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख रुपए दे चुके हैं और आज भी वो बच्चे 2 साल से यहीं बैठे हैं। मैं नाम नहीं जी। लेना चाहूँगा, मन तो बहुत करता है मेरा कि मैं नाम लूँ उन लोगों का, क्योंकि वो मतलब बच्चों के मतलब स्टूडेंट्स के करियर के साथ में खेल रहे हैं और उनका मतलब लाइफ खराब कर रहे हैं। 2 जी लाख, सर। ढाई लाख ले रहे हैं, मैं नाम क्या करूँ अब पता नहीं, हम सर, तो ये लिटरली एक नाम एक लेना है उनका जयपुर ज़रूरी में है। है, आप एक मानो कि फाइन नहीं, जॉब करके जयपुर में है, नहीं नाम मत लो आप और किसी का उनसे भी, भी बात बाकी हुई थी। बाकी तो मैं आपको ऐसे-ऐसे लोग हैं कि ना तो भेज रहे हैं, पैसे लेके बैठे हैं और बच्चा लैंग्वेज भी क्लियर नहीं कर पा रहा, ऐसे-ऐसे। आपको यार मैं एक जेन्युइन बात बताता हूँ, आप समझना मेरी बात को, हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स भी और नर्सिंग जॉब वाले भी। अभी क्या पता है क्या फ्रॉड चलता है? 8-10 कंसल्टेंसीज़ जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है और उनका आप इंस्टाग्राम पेज, आप उनका हुँ, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देखोगे, वो बच्चों को रोना-धोना दिखाते हैं वो, कि देखो ये हमारी स्टूडेंट है, वो एक 100 में से देखो, कभी भी सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करना है आपको। उसमें क्या होता है, वो रियलिटी आपको सिर्फ़ एक स्टूडेंट दिख रहा है रोते हुए। जो कि भई मैम ने मुझे भेज दिया, सर ने मुझे भेज दिया और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये वो इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो वो जो 99 स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी क्या कहानी है वो आपको नहीं पता एक्चुअली, अंदर क्या कहानी है। वो 99 की कहानी है ना, वो तभी आती है जब वो किसी सही के पास जाके जुड़ते हैं और वो वहाँ शेयर करते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जो इन वीडियोज़ को देख-देख के और ये सारी चीज़ें कर के, देख-देख के, सोच-सोच के वहाँ पहुँचे। फिर जब उन्होंने एडमिशन लिया तो 1-1, 2-2 लाख रुपए डुबोए और उसके अलावा आज भी वो यहीं हैं और कइयों ने गिव अप कर दिया और कइयों को लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट लगी, कि इन द सेंस बिकॉज़ ऑफ जैसे रोनाल्ड के साथ में हुआ कि उनको लग गया कि यहाँ लैंग्वेज का नहीं है कॉन्सेप्ट या कुछ। तो और बाद में कइयों को पता चला कि फ्री है प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है और कंसल्टेंसी फिर किसी को कोई पैसा रिफंड नहीं करती है। आप मानोगे नहीं, अभी मैंने एक कंसल्टेंसी का देखा, ये रियल बता रहा हूँ मैं आपको एकदम। मेरी एक स्टूडेंट है, जिसने एक कंसल्टेंसी के पास कॉन्टैक्ट किया था। वो किसी नर्स है वो। उसने क्लासेस वहाँ स्टार्ट की थी। A1 A2 वहाँ से किया। B1 में या तो फेल हो गई थी या उसको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा हो गया। उसने फिर मुझे कॉन्टैक्ट किया, B1 में मेरे पास एडमिशन लिया। मैंने उसको प्रिपेयर किया, वो नर्स है। मैंने उसको प्रिपेयर किया और वो क्लासेस लेके उसने B1 क्लियर भी कर दिया। मैंने उसका रिज़ल्ट सब डाल रखा है इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे। मैं रिज़ल्ट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि वो ही एकदम रियलिटी होती है। तो मैंने वहाँ सब कुछ डाल दिया। फिर उसने मेरे पास B2 में भी एडमिशन ले रखा है, उसकी फ़ीस वग़ैरह सब कुछ मेरे पास है। अब उसने B1 में भी लिया, B2 में भी लिया। अब उसके बाद में एक मेरी स्टूडेंट है जो उसी बैच में थी जिस बैच में वो स्टूडेंट थी। तो उसने मुझे एक दिन बोला कि सर ये स्टूडेंट यूट्यूब पे एक वीडियो देख के बोला, सर ये तो अपने बैच में है ना? मैंने बोला दिखाना कौन है? तो मैंने उसका देखा। तो मैं शॉक्ड हो गया कि मेरी स्टूडेंट और जो प्रमोशन है, वो उस कंसल्टेंसी का हुँ। कर रही है जिसके पास वो प्रोसेस करवा रही थी। वहाँ पे वो बोल रही है, आप समझना मेरी बात को, बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ मैं ये बात आपको। वो वहाँ पे बैठी है, उनके साथ में टॉक चल रही है पूरी, कि वो लोग उससे बात कर रहे हैं कि भैया आपका कैसा रहा प्रोसेस, आपका क्या रहा लैंग्वेज में? बोला मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी समझ में आई, मैंने यहाँ पे बहुत सपोर्टिव टीचर हैं और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, ये मेरा रिज़ल्ट है, ये सारी चीज़ें वो ऐसे बता रहे हैं। मैं खुद सरप्राइज़ हो गया। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला ये आपने यूट्यूब पे वीडियो उनके साथ में, और जबकि उस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रखे हैं, कम से कम भी 20-25 हज़ार व्यूज़ हैं। अब आप खुद सोचो, हमने उसको पास कराया, वीडियो कोई और बना रहा है और गुमराह बच्चे दूसरे हो रहे हैं। अब उनको तो यही लगेगा ना, दुनिया तो ऐसी दिख रही है कि हाँ यार ये जो दिखा रहे हैं। फिर मैंने उससे कॉल किया कि क्या हुआ, आपने तो हमसे लैंग्वेज सीखी थी, रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका पास हमने करवाया है, आप ऐसा-ऐसा बता रहे हो। वो पता है क्या बोली? कि सर ये मेरा अभी का वीडियो नहीं है, ये बहुत पहले शूट करवा लिया। अब आप क्या बोल रहे हो? वो वीडियो उस स्टूडेंट से बहुत पहले शूट करवा चुके कि मतलब उनकी तो स्ट्रेटेजी रहती है कि इन फ्यूचर हमें क्या दिखाना है। तो बस ये चीज़ें हो जाती है। आप लोगों को अभी अंदर तक का नहीं पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अब जैसे एक ने बताया कि सर आप ऐसे वो उनको वहाँ एयरपोर्ट जाने का या वहाँ से आने का ऐसा वीडियो, या फिर उनके साथ में देखो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं खुद टीचिंग करता हूँ।
मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी रहते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते। जब मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रख रखा है फ़ोन के लिए, तो मेरी आवाज़ सुनना ज़रूरी थोड़ी है। अब आप ये तो पूछोगे कि सर नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फ़ीस कितनी है? तो वो बता रहा है ना वो पर्सन। और बाकी यूट्यूब सारा ओपन पड़ा है मेरा, डेमो ये वो सब कुछ ओपन है। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो एडमिशन लो ना बस। अब उसमें क्या मुझसे बात करके आप करोगे? यही है कि भई आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम है या आपका जो भी आपको डाउट है वो सॉल्व होते हैं। अब मैं हर स्टूडेंट से थोड़ी ऐसे बात कर सकता हूँ। मैं पूरे दिन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे क्लास ले रहा हूँ। मैं उनकी क्लास में फ़ोकस करूँगा या उधर जो कॉल बेवजह कॉल आ रहे हैं तो उनका थोड़ी अपन कुछ समझ सकते हैं कि भई कौन बिना बात ही कोई कॉल कर रहा है या क्या कर रहा है, तो वो नहीं है। और फिर दूसरी बात देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी को सी यू करने जाऊँ और उसके साथ वहाँ फ़ोटोएँ खिंचवाऊँ। मैं पूरा दिन इतना दिमाग में नहीं आता है मेरे को, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ़ लैंग्वेज चलती है और सामने वाले की परफ़ॉर्मेंस चलती है और क्लासेस चलती है। इसके अलावा जो सब कुछ चलता है, हमारा एक कंसल्टेंसी के टाई अप है इन सब काम करने का, वो सब कुछ देखते हैं। हमारा काम मेन जर्मन लैंग्वेज है कि भई उसमें बच्चे को निकालना है, बाकी सब वो देख लेंगे। हमें क्या इतनी लोड पड़ी है कि मैं लोगों के साथ रोना-धोना करूँ, एक को रोते हुए दिखा दूँ कि सर ने मुझे पास करवा दिया या सर ने मुझे जर्मनी पहुँचा दिया, तो वो रो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा रोने-धोने से? आपके पढ़ने से फ़र्क पड़ेगा ना, वो चीज़ें रहती हैं। तो वो सब सर बेवकूफ़ी वाली बातें रहती हैं, इनमें मत फँसना आप कभी। यस, सर बताइए बोलना जल्दी, अभी चाहूँगा मैं टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जी रहा है। हाँ, जी सर। मैं बताना तो चाहता हूँ सर कि जैसे मान लीजिए मैं नर्सिंग कर चुका हूँ, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे क्या करना है? मेरा प्रोसेस बता बताता दीजिए हूँ। सर। देखो आप नर्सिंग, हाँ, नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या हाउस-बिल्डिंग स्टूडेंट हो, जर्मन कंपल्सरी है। नर्सिंग स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कट कहता हूँ, एक पैसा भी आपको किसी को नहीं देना है, प्रोसेस इज़ टोटली फ्री। मैं ही नहीं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ है, कुछ और भी जेन्युइन कंसल्टेंसीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि भई सभी फ्रॉड है, बहुत सारी जेन्युइन कंसल्टेंसीज़ है। दे ऑल्सो ऑफर एवरीथिंग फ्री, उनका भी सब सर कुछ फ्री है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको है ना लैंग्वेज का चुनाव सही जगह करना है, कि लैंग्वेज अच्छी जगह हो। भाई कंसल्टेंसी आप कोई सी भी चूज़ कर लो, वो फ्री में लेके जा रहा है, दैट इज़ ओके। बस उनका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। और फ्री ले जाने वाला वैसे भी क्या फ्रॉड करेगा आपके सर साथ? सर मेरा क्वेश्चन है, सर बी नर्सिंग मिल जाएगा? B1 में नर्सिंग नहीं मिलेगा आपको हमारे यहाँ तो, बाकी कोई अगर लेके जा रहा है तो वो लोग हो सकता है आपको असिस्टेंट नर्स पे लेके जाएँगे, तो वो सही नहीं रहता है। जैसे उसका आंसर मैंने पहले दिया था, आपने लेट जॉइन किया। तो आपको जाना B2 पे ही चाहिए, उसका मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि बिना B1 के जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। ओके यस। सर एक चीज़ पूछना था मेरे को कि सर वहाँ जाने के बाद जैसे हमारा सब कंप्लीट होने के बाद वहाँ जाने का सपोर्ट क्या रहेगा? फिर हम आपसे सपोर्ट मिलेगा या कहीं और से कि कहीं अकेले पड़ जाएँ? बताता हूँ, देखो नर्सिंग जॉब के लिए तो आप बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि अभी जर्मनी में इतनी ह्यूज डिमांड है कि एम्प्लॉयर सब कुछ ध्यान रखेगा। और हमें भी वहाँ से फंडिंग होती है, मतलब पेमेंट मिलता है। और वहाँ पे आप जब जाओगे उससे पहले आपका सारा काम होगा। आपका वहाँ पे रेंट वगैरह, रेंट एग्रीमेंट, आपका वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है, आप कहाँ स्टे करोगे, कहाँ वर्क करोगे, सब कुछ क्लियर रहता है ऑफर लेटर पे। आप बिल्कुल टेंशन, जर्मनी का मतलब आप गल्फ कंट्रीज़ की तरह मत समझ लेना कि वहाँ जाके कुछ फ्रॉड हो जाए या कहाँ कौन रिसीव करेगा, सब बहुत क्लियर काम है। मतलब नर्सिंग जॉब तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा क्लियर है। आज तक किसी के साथ किसी कंसल्टेंसी ने ऐसा नहीं किया कि भई वहाँ पहुँच के वो कहाँ जाएगा, आएगा, वो ऐसा जर्मनी में नहीं होता है। हाँ, ये है कि कंसल्टेंसी आपको पहुँचा पाए, नहीं पहुँचा पाए, वो एक अलग बात है, बट वहाँ पहुँचने के बाद में या ऐसा कभी कुछ नहीं होगा आपके साथ। और वैसे भी जो ज़ीरो मनी आपसे चार्ज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो तो आपके साथ कुछ फ्रॉड भी नहीं करेगा। तो जो होगा वो यहाँ से ही पहले फिक्स होके जाएगा, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका रेंट एग्रीमेंट, सारी सब कुछ चीज़ें यहाँ से होगी, तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिसीव कौन करेगा, आप कहाँ रहोगे, हॉस्पिटल कहाँ होगा, वो सब पहले से ही क्लियर होगी चीज़ें। अस्सलाम सर। यस। सर जैसे हाउस बिल्डिंग के लिए जो जैसे आपने कहा कि 4 से 4.5 ये मतलब अमाउंट लग रहा है जो 3.5-4, हाँ, मतलब तो 3.5-4 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या ब्रेकडाउन आप बता सकते हैं क्या? किस हाँ, कैसे-कैसे? देखो ब्रेकडाउन आप ऐसा होगा कि अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं तो हम
जो चार्ज करते हैं सबसे पहले 50,000 चार्ज करते हैं, जिसके अंदर आपका ओके। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना ये सब काम हो जाता है, तो उसमें वैसे भी 15-20 हज़ार रुपये हमारे भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आपकी प्रोफाइल आगे सेंड की जाती है और वहाँ से रिवर्ट आता है कि भाई ये कैंडिडेट जो है वो सूटेबल है। उसके बाद में उसका इंटरव्यू वगैरह, ऑफर लेटर वगैरह ये सारा आता है। फिर आपसे तकरीबन ये मान के चलिए 70% समथिंग या 60-70% आपको चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें आपको पूरा जितना भी रिमेनिंग बच गया वो चार्ज हो जाएगा। तो उसमें मतलब ये आप सेफ फ्लाइट रहते हैं। टिकट तक मतलब वोनूम या वोनशाफ्ट या डॉर्म से लेके फ्लाइट हाँ, टिकट तक का भी सब इंक्लूड कुछ। रहता है इसमें? नहीं, इसके अंदर आपके फ्लाइट के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। नहीं, और सर वो वोनशाफ्ट या वो डॉर्म? उसका चार्ज भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। सर अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है और या विदाउट नर्सिंग एक्सपीरियंस है उसको, सर उसको पॉसिबल है मिल सकता है नर्सिंग? हाँ, हाँ, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार में एक ही बच्चे का एंटरटेन करिए सर कुछ, हाउस बिल्डिंग का प्लीज। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका 12th पास है। हाँ, जा सकते हो। और सर हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि उसमें वो इंक्लूडेड है आपका जो रेंट वगैरह, नहीं वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। रेंट प्लस मतलब वो फ्लाइट टिकट इंक्लूडेड? इंक्लूडेड। ओके ओके, सर। और तो सर अगर हम लोग मतलब अगर मैं अप्रैल या मई में अगर एग्जाम देता हूँ तो क्या जो सितंबर इनटेक होता है वो बड़ा इनटेक होता है हाँ, सबसे बड़ा हाउस बिल्डिंग के इनटेक लिए? सितंबर है। किसी का भी हो, चाहे वो कॉलेज एडमिशंस हो या फिर हाँ। हाउस बिल्डिंग का हो, सितंबर इनटेक सबसे अच्छा इनटेक रहता है। इसमें हाँ। ह्यूज डिमांड रहती है, उसमें सबसे परफेक्ट रहता है। तो क्या मैं सर मतलब अगर मई में ये एग्जाम अगर मैं क्लियर करता हूँ मई में, तो क्या मेरा प्रोसेस सितंबर इनटेक के लिए रेडी हो जाएगा? यस, अगर आप मई में क्लियर कर लेते हैं आपका B2 लेवल, हाँ तो हाँ डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ सर हाउस इजीली बिल्डिंग के आपका लिए? प्रोसेस, हाँ इजीली आपका प्रोसेस भी हो जाएगा। हाउस बिल्डिंग में ये ध्यान रखना, आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स बहुत कम होते हैं। एटलीस्ट आपको 4 मंथ्स तक है तो अच्छा है, 4-5 मंथ्स तक अच्छा है। वैसे 3 मंथ्स में भी हो जाता है, बट उसमें बहुत 50-50 रहता है कि आपको एम्प्लॉयर मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 2 इयर्स में भी बहुत बड़ी, 2 मंथ्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आपके पास 4 to 5 मंथ्स है तो वो सबसे बेस्ट टाइम है, उसमें आपका अच्छे से हो सकता है। तो सर मतलब अगर सितंबर में नहीं हुआ तो फिर अक्टूबर में नहीं होता, फिर वो मार्च में ही होता है? हाँ, फिर आपका मार्च में हुआ, कभी-कभी अक्टूबर में भी हो जाता है। हाँ ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर ये वेबिनार जैसे आप कर रहे हैं ना सर, तो अपना कोई अगर लड़का गया हो, कोई बंदा गया हाँ, हो उसके सर, साथ में भी मेरा वेबिनार होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10 to 15 डेज में हो जाएगा, क्योंकि हाँ तो मैं सर क्या थोड़ा बिजी रहूंगा इन 10 to 15 डेज में। उसके बाद में आप लोगों को हाउस बिल्डिंग का जो एक स्टूडेंट है मेरा जर्मनी में, उसके साथ मेरा वेबिनार है। अभी हालांकि लास्ट वीकेंड पे होता, बट वो थोड़ा बिजी स्केड्यूल था तो प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि देखो टाइम नहीं हो पाता है, अब पूरे दिन क्लासेस और फिर वीकेंड पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और साथ में फैमिली लाइफ भी है, तो इतना टाइम नहीं होता। बट हाँ, मैं ट्राई करूंगा उसके साथ कनेक्ट करेगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं वो सब हमारे पास में रहती है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और फिर उनका भी स्केड्यूल, कभी इवनिंग कभी नाइट, ये वो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ओके, तो आई होप कि देखो, यस बताइए सर। जैसे ये लर्निंग करते करते जैसे 8 महीने 10 महीने जब स्टार्ट किए तो जुलाई अगस्त में स्टार्ट किए, तो सर बीच बीच में थोड़ा सा वो होने लगता है डिमोटिवेशन या थोड़ा सा भटकने लगते हैं, देखो रिदम सर बिगड़ जाता है। नितिन, आप मेरे ही स्टूडेंट हो, तो आपको तो पता ही है कि जब भी आपका डिमोटिवेशन आया, आई एम ऑलवेज देयर। तो आप टेंशन मतलब आपको डिमोटिवेट होने देना। जैसे जैसे आए ना, जैसे जैसे आए तो आप मुझे कॉल करना बस कि सर डिमोटिवेशन आ रहा है, बस जैसे आपको पहले आया सर, और आप A1 A2 अब B1 में आने वाले हो, तो ऐसे करके आपकी गाड़ी आगे से आगे जाएगी। आप आज एक स्टूडेंट है मेरा, वो नर्सिंग स्टूडेंट है। उसका आज मेरी हाफ एन आवर बात हुई है, जबकि वो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है। तो बात करने में उसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है हमारा या सीरियस है, उसका तो सब कुछ देखना ही देखना है। अब मुझे ये नहीं है कि मैं नए एडमिशन लूँ या उनके लिए मैं अपना टाइम, मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट है तो मेरा एडमिशन हो चुका है। तो उसको मैंने हाफ एन आवर तक मोटिवेट किया है। उसका भी कुछ ऐसा ही था कि उसको लगता है कि वो जॉब भी कर ले क्या साथ में, या अभी क्या करे। तो मैंने उसको सारा समझाया, उसकी स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ें, तो अब वो अकॉर्डिंगली जाएगा। तो ऐसे होता है लैंग्वेज में, क्या नहीं सर, जॉब तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है, इम्पॉसिबल सा है सर। मैं खुद मतलब बॉटनी का टीचर हूँ, बट आपने भी किया था उस टाइम, आपको भी मैंने यही सजेस्ट किया था कि आप इसके साथ मत करना।
अब इसी वजह से देखो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। डिमोटिवेशन तो डेफिनेटली हर चीज़ में आता है। आप कोई भी चीज़ ले लो, आप सीए करो या आप व्हाटएवर किसी में भी करो, तो उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में आपको हमेशा एक पॉइंट पे डिमोटिवेशन आएगा कि अब आपको छोड़ना चाहिए या बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बस वही पॉइंट पे अगर आप संभल गए ना, तो आप आगे निकल जाएंगे। बस नहीं सर, वहीं नहीं से सर, हिल आपकी लेना। एक वीडियो पड़ी हुई है जी डिमोटिवेशन के लिए कि जी 40-50 हजार पार हो इंडिया में, वो मोटिवेशन है तुम्हारे लिए? हाँ, बस वही वहाँ चीज़। 3 लाख मिल रहा है। बस वही चीज़ ना यार, अगर हाँ तो सर, मुझे कोई कहे कि हेलो 3 लाख रुपए सर। महीने के मिलेंगे, अब पढ़ना आपको 2 घंटे 3 घंटे डेली है, तो भाई मैं तो हाँ छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात देखो, एक चीज जरूर होती है लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज लर्नर्स के साथ में, सबके साथ हुई होगी आपके साथ में, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी एडवांस लेवल्स में, कि जब आप B1 लेवल पे आते हो ना, जब आप A1 में होते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हो, तब तो आप ऐसे हवा में उड़ते हुए एडमिशन लेते हो, सीखते हो, करते हो, बहुत इंटरेस्टेड होता है आपको सब कुछ। तो जैसे आप B1 में आते हो ना, बस वो सबसे डेंजरस जोन है। वहाँ अगर आप संभल गए ना, तो उसके बाद आप कभी नहीं भटकोगे। बस वहाँ डिमोटिवेशन आपको खाता है और आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है या आपसे नहीं हो पा रहा है या कुछ हो रहा है। अगर वहाँ संभल गए ना आप, तो फिर उसके बाद बस आप एक स्टेप दूर हो और आपका लाइफ सेट है। बस उस जगह संभलना है बस आपको। वहाँ सर, सर वहाँ ये हार क्लासेस के हिंदी मीडियम चलेंगे या इंग्लिश? हिंदी, आपकी क्लासेस हिंदी मीडियम में, हिंदी से ही होगी। सर B2 तक? हाँ, B2 तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हमारे B1 और B2 लेवल में ज़्यादातर तो जर्मन में ही सब कुछ चलता है, और जब कुछ हम ज़्यादातर ग्रामर एक्सप्लेन करते हैं तो हिंदी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो हम फोकस ज़्यादा करते हैं कि बच्चा जर्मन में ही बोले, जर्मन में ही सुने सब कुछ और जर्मन में ही उसको। जर्मन सर, जर्मन ज्यादा समझ आती है हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग गया तो सब तो फिर फंस नहीं, जाता है नहीं, बात। फिर तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि देखो हिंदी अपने आप में एक फॉरेन लैंग्वेज है, जर्मन भी, तो दोनों मिक्सअप हो गए। अब फिर उसके रूल्स याद रखूँ या सर इसके, एक चीज वो प्रॉब्लम है। सर एक चीज पूछना था ओके कि सर, जैसे थैंक सर यू। क्लासेस मेरी आज मिस हो जाती हैं, तो हाँ, मतलब आपकी रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी जो मैं अब बिल्कुल। देख सकूं क्लासेस? आपको बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो आपको रिकॉर्डिंग सेशंस डेफ़िनेटली मिलेंगे। और हमारे जितने भी हमारे पास में ये रहता है कि कभी-कभी है ना, ज़्यादातर बैचेज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे हम एक साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे पास A1 के 2 बैचेज़ हैं, एक तो 3 पीएम पे और एक 8 पीएम पे। तो हमारे पास जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको 3 पीएम का भी एक्सेस रहता है और 8 पीएम का भी एक्सेस रहता है। तो उससे अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहा ना, तो भी हम उसको एंगेजमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट ज़्यादा निकल के आता है। तो हम स्ट्रेटेजिकली बैचेस को स्टार्ट करते हैं कि B1 के 3 बैच चल रहे हैं, तीनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं और तीनों में सब कुछ सेम सा चल रहा है। तो उससे बेनिफिट आपका है कि भाई आप तीनों में इन्वॉल्व हो, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल के आएँगे, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको 2 घंटे एंगेज कर सकता हूँ अभी जर्मन में, और मैं ये एक्सपेक्टेशन करूँ कि आप खुद जाके 2 घंटे एंगेज हो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये सर, कुछ बच्चों का डिमांड था अपनी क्लास का जी। कि क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा दीजिए सर, हाँ, देखो थोड़ी सी। बिल्कुल, क्लासेस की टाइमिंग एक्चुअली बढ़ाएँगे, और साथ में ना देखो इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करी है कि हम 2 बैचेस को एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग उनका अलग-अलग होगा, पर उनका लेवल एक ही जगह पे रखेंगे, तो ताकि क्या, स्टूडेंट्स की टाइमिंग भी बढ़ गई और साथ में वो एंगेजमेंट भी उनकी प्रॉपर हो जाएगी कि सुबह कुछ सीखा है, फिर शाम को वापस उसी में रिपीट हो गया। सुबह कुछ सीखा है, शाम को वापस रिपीट हो गया, तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही उसका बेटरमेंट हो रहा है। तो ये सारे बेनिफिट उनको मिल जाएँगे। ओके, आई होप कि देखो मैंने आप लोगों को सारा सब कुछ समझा दिया है, क्या कुछ हो रहा है लैंग्वेज के अंदर, वो भी कंसल्टेंसीज़ का भी, और साथ में आपका खुद का क्या आउटपुट होना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, भले वो एग्ज़ाम हो या फिर कोर्सेज़ हो, प्रॉपर क्या तरीके से आपको स्ट्रेटेजी, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग प्लीज़ अब अपना डिसीज़न लेके अच्छे से आप इसके लिए सर प्रिपेयर एक चीज पूछना था, लास्ट क्वेश्चन है सर। हुँ, सर जैसे अभी मान लीजिए हम लोग तो ये आपकी बातें समझ ले रहे हैं, ये इंडिया में रहना है तो गार्जियन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अदर कंट्री की जब बात आती है तो गार्जियन बोलते हैं अदर कंट्री जाओगे कौन रहेगा, क्या हो जाएगा, लड़कियों के लिए खासकर, लड़के तो जैसे तैसे सर्वाइव कर लेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन वही चीज है कि सर जब कभी ऐसा होगा कि नहीं गार्जियन को मोटिवेट करना पड़े सर, तो थोड़ा सा आप अपना 5 मिनट टाइम दे देते तो अच्छा बिल्कुल, रहता। मैं बता देता हूँ। देखो, गार्जियंस के लिए भी मैं एक बात बताता हूँ। मैं खुद आपको पूरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और आपके खुद के भी होंगे।
अगर स्पेशली अगर हम बात करें गर्ल्स की, लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियों की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो जितना सेफ लड़कियाँ इन फॉरेन कंट्रीज़ में है ना, वो चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप हो, उतना सेफ इंडिया में भी नहीं है। अब वो चाहे नहीं भले ही नहीं अपने सर, ये पेरेंट्स के चीज साथ हम में लोग रह समझ लें, रहे हैं, लेकिन गार्जियन नहीं समझ पाते वो ना नहीं सर। समझ रहे, उनको तो आपको समझाना पड़ेगा ना। अगर आप जाने की इच्छा है या आप जाना चाहते हो तो देन दैट वो आप उनको समझाना पड़ेगा। अब जैसे आप बोलो कि वो समझते नहीं है, तो उसको तो अब अपन क्या समझा सकते हैं कि भाई नहीं समझते तो फिर मत जाओ, और इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। अब सर जैसे कोई चीज़ है कि भाई मैं हेलो बोल रहा सर। हूँ कि ऐसा है, तो वो वैसा ही है। अब अगर आप वो नहीं समझे तो उसका तो अपन क्या कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि कंसल्टेंसी वाला तो हूँ नहीं कि मैं आपके पीछे पड़ के उनको घर आके समझाऊंगा कि नहीं आपको तो नहीं भेजना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो जर्मनी जितना सेफ है ना गर्ल्स के लिए, और यूरोप जितना सेफ है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जितनी सेफ है, वो इंडिया भी नहीं है, उनके बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप वहाँ पे लड़की है कोई, वो अगर रात को 2 बजे भी घूम रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद भी आप गूगल करो, गूगल पे देखो कि इंडिया में कितने रेप हैं या किस लेवल पे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स लड़कियां फेस करती है, और जर्मनी में कितने लेवल पे है या कितनी परसेंटेज पे है। और रही बात लड़कों के लिए भी, तो लड़कों के लिए भी क्राइम तो हर कंट्री में होता है ना। मर्डर इंडिया में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, यूके में भी होता है, यूएसए में भी होता है। यहाँ पे भी आप मराठ अगर महाराष्ट्र में जाते हो, अगर मराठी नहीं आती तो यहाँ पे भी लड़ाई हो जाती है। बिहार में जाते हो, बिहारी नहीं आती, साउथ में जाते हो, उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तो अपने देश में ही हो रहा है, तो वहाँ तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। बट वहाँ जो क्राइम, जैसे अगर मान लीजिए हम क्राइम की बात करें, तो इंडिया में क्राइम जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता कितना परसेंट है। अगर इंडिया में क्राइम अगर 25% है, तो जर्मनी में क्राइम जो है वो सिर्फ 5% ही होगा। बस ये है, ऐसा नहीं कह सकते जीरो, वो किसी कंट्री में नहीं है, वो है, पर उनका परसेंटेज लो होगा, बस इतना सा रहता है। बाकी आप वहाँ सेफ हो, बेटर हो। और ये अपनी कंट्री भी बहुत अच्छी है, बट जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। अपनी कंट्री है, आई लव इंडिया, सब प्यार करते हैं, वो एक अलग बात है। बट जो जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो तो रियलिटी रहेगी कि ये कंट्रीज सेफर है, बस। इन द सेंस ओके सर, इन थैंक द यू। सेंस कि डे टू डे में जो यहाँ मर्डर होते हैं, या डे टू डे में यहाँ चोरियां होती है, या डे टू डे में यहाँ की कैसी रोडें हैं या क्या है, तो वो तो झूठ थोड़ी हो सकता है। वो तो हम हमारी कंट्री में होंगे, इट्स ओके, वी लव आवर कंट्री, बट जो वो आगे हैं तो आगे कहना ही पड़ेगा ना भाई। अभी जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, रेस लगा रहा हूँ किसी से, अब मेरे से आगे कोई एक आदमी फर्स्ट आ गया है, तो अब मैं यूं कहूँ कि नहीं नहीं मैं ही हूँ फर्स्ट, वो कैसे हो सकता है? वो तो दिख ही रहा है ना, वो फर्स्ट है, ऐसा है बस। बाकी ये कंट्री सेफ है, सिक्योर है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। फीमेल्स का तो 1% भी, या बॉयज़ किसी का सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आप अखबारों में देखते हो कि एक यूएसए में किसी ने शूट कर दिया इंडियन को, तो आप इंडिया में भी देखो कि 250 लोग डेली मर रहे हैं, उनका क्या होगा? सर, तो एक क्रांकेन फ्लैगर, क्रांकेन फ्लैगर, क्रांकेन हेल्पर और क्रांकेन श्वेस्टर। देखो, तो जो क्रांकन नर्स। श्वेस्टर है ना, वही क्रांकन फ्लैगर है, उसी को ही वो मॉडिफाई करके नेम किया गया है। एक्चुअली वो क्रांकन श्वेस्टर को आज के टाइम पे क्रांकन फ्लैगर बोला जाता है, क्योंकि ये नेम थोड़ा ऑड कम लगता है, और इसमें थोड़ा केयर टेकर के सेंस में दिया गया है। ओके, तो देखो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है, और अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहेगा। मैं आपको जो लास्ट बात बोल के जा रहा हूँ अभी, आज जो है वो 30 हो रही है, दिसंबर 30। कल लास्ट ईयर का डे है, लास्ट डे है कल ईयर का, 2025 का। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने 25 में स्टार्ट किया था, और 26 में फरवरी, मार्च, अप्रैल तक निकल जाएंगे। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि नई साल आएगी, नया कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये जब साल एंड होने वाली होगी ना, ये वीडियो अभी मैं डालूंगा, और जब आप निकल जाओगे जर्मनी, तब तक आपको याद रहेगा कि हाँ यार, इस जगह से मैंने शुरुआत की थी। अब उसमें 8 मंथ्स लग गए, या 9 मंथ्स लग गए, या 10 मंथ्स लग गए, या 12 मंथ्स लग गए, और ये आपका स्टार्ट हो गया। तो नई न्यू ईयर है, उस पर न्यू आप कुछ ना कुछ करने की सोचोगे। कोई सोचेगा कि मैं स्मोकिंग ना करूं, कोई सोचेगा कि मैं ड्रिंक ना करूं। ये तो सब नॉर्मल सी बातें होती है कि 2 दिन बाद क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। आप कुछ ऐसा सोचो कि मैं मेरी लाइफ को ही चेंज कर दूं। तो वो सिर्फ चेंज हो सकती है आपके डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। और अभी जो जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको इवन लाइफ लॉन्ग कभी नहीं मिल पाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको।
कि इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कभी भी, अगर आप नर्स हैं तो इतना बड़ा अमाउंट ये आप लोगों को भी पता है कि आप नहीं अचीव कर सकते। 3 लाख 4 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट है। आप इंडिया में डॉक्टर्स हैं, उनको भी इतना बड़ा अमाउंट हर डॉक्टर को तो नहीं मिलता होगा, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बड़े से बड़े इंजीनियर को नहीं मिलता होगा, बड़े से बड़े को तो मिलता होगा बट हर इन जनरल की बात करें तो उसको तो नहीं मिलता होगा। अगर उसने अपनी सर एजुकेशन पूरी 1.5 लाख है सर, 1.5 मेरा भाई डॉक्टर है, हाँ, तो यही चीज़ 1.5 लाख उसकी सैलरी है। यही बात है। और देखो उन्होंने टाइम कितना स्पेंड किया है, उन्होंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में एमबीए कर लिया किसी ने, उसके बाद में उसको 50,000 मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं, 1 लाख मिल रहे हैं, बट उसने मनी टाइम सारा स्टैंडर्ड लेके आया है, ये सारी चीज़ें हो रही है। आप तो एक नर्स के तौर पे या फिर हाउस बिल्डिंग के तौर पे इतना पैसा अर्न करोगे और साथ में आपको यूरोप मिल रहा है, फॉरेन जाने का आपको मौका मिल रहा है, और यूरोप जाने का मतलब है आपकी लाइफ हेवन में होगी। आप स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, ये जितनी कंट्रीज है इन सभी में आप जो आप ट्रैवल कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, तो प्लीज आप सर लोगों को मुझे सर मैं क्लास विश करता ज्वाइन हूँ। करने के लिए सर मुझे पूछना था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए चीज जी जो मैं आपसे पूछना चाहता था सर। हाँ हाँ सर मैंने बात किया मैम से, फरवरी से ज्वाइन करना है, हाँ तो हाँ बिल्कुल आप कर जनवरी का जो लीजिए। टाइम है तो इसमें मैंने एक्चुअली ये सोच रहा था, तो अभी आपने बीच में कुछ ये बात निकाली थी आपको जी कि जी इसके ऊपर हमारी बात नहीं। सर मैंने खुद ने पर्सनली ये महसूस किया है कि लैंग्वेज मैंने A1 और A2 में मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि किस लेवल का लैंग्वेज है, और बिल्कुल मुझे स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है। और मुझे 1-2 में सर मुझे इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ने का सोचा है सर। जी तो ये जो मैंने ये सोच रहा हूँ कि मैं 2 मंथ का जो जॉब है वो मैं ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ सर स्टडी के लिए। तो इस चीज के ऊपर सर मुझे कैसे प्लानिंग करना है, वो मैंने थोड़ा सा नया मैम के साथ बात किया था, पर आज मौका मिला आपसे बात कर लेता हूँ सर। बिल्कुल मैं देखो, फरवरी से सोच रहा हूँ सर B1 ज्वाइन करने की। हाँ कैसे करूँ देखो, सर? अगर आप गैप लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट है, बट गैप तभी लेना जब आप अपना 100% दोगे। क्योंकि देखो हाँ आज के टाइम पे क्या डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि गैप लेने के बाद में भी इंसान अपना, जैसे मान लीजिए आपने जॉब से भी छोड़ दिया, गैप ले लिया और उसमें आप सोच रहे हो कि मैं बहुत स्टडी करूँगा ये वो, पर आप डिसिप्लिन कितना रख पाओगे अपने को, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप डिसिप्लिन रख पाओगे तो दैट इज़ ओके कि आप अपना जॉब छोड़ सकते हो। बट अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट बन जाओ, वैसे तो आप टीचर हो तो आप तो डिसिप्लिन रहोगे डेफ़िनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी-कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट जॉब भी छोड़ देंगे, फिर उनका वही हो जाता है कि पूरे दिन अब ये सोचेंगे कि हम 9 बजे 10 बजे तक सो लें, फिर अभी तो सुबह ही हुई है, दिन ही हुआ है, शाम ही हुआ है, रात को पढ़ लें। ऐसे करके भी दिन नहीं निकालना आप लोग अपना। आप अगर जॉब छोड़ रहे हो, नर्सिंग स्टूडेंट्स या फिर कोई भी, तो यही सोचो कि भई मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पूरे डे का वो जर्मन में जाना चाहिए। भले ही मैं पॉडकास्ट सुनूँ, मूवी देखूँ जर्मन में, सीरीज़ देखूँ जर्मन में, टॉक करूँ जर्मन में, जो कुछ है वो जर्मन में हो। हाँ, आप उसके अलावा कुछ भी काम कर रहे हो, वो आप अपना कर सकते हो। अगर आप अपना इतना टाइम दोगे ना, तो आपको सक्सेस बहुत ईज़िली मिलेगी। और अगर आप वर्किंग भी हो और अगर आप पेरेंट्स के साथ में रह रहे हो, खाना-वाना बनाना और ये सब आपको नहीं करना पड़ता है, तो भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि वो 7-8 आवर्स उसने वर्क कर लिया, तो अब उसके पास जो भी टाइम बचा है ना, वो उसको बहुत इम्पैक्टफुल यूज़ करता है कि उसे पता है कि अब मेरे पास 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स में मुझे स्टडी भी करनी है और अपना खाना भी खाना है और थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेना है। तो वो हो जाता है। अब बाकी जो पूरा दिन ही फ्री हो गया, अब वो तो पूरा दिन सोचता रहेगा, अभी तो सुबह हुई है, दिन हुआ है, शाम हुआ है, मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन है उसके, तो सर इस वजह मेरा से 11-12 घंटा काम हो जाता है नहीं, नहीं, दिन फिर का। नहीं, तो छोड़ दो आप। क्योंकि देखो 11-12 आवर्स अगर आपका वर्किंग है, तो फिर आप इतना स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इसलिए मैं स्टडी लीव 2 मंथ का सोच रहा हूँ। और सर हाँ, टेंथ का एग्जाम मुझे टेंथ का। टेल्क आप बेफ़िक्र हो जाइए, टेल्क में तो आप टेंशन ही मत लो, टेल्क हो या गोइथे हो, एग्ज़ाम वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप अच्छा स्टडी करोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। आप बेस्ट सर आपका रिजल्ट रिज़ल्ट और एक ये आपका जो 2 मंथ का जो रहेगा उसमें एग्जाम प्रिपरेशन उसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो मुझे देखो जो जो स्टूडेंट एग्जाम का बुकिंग। हाँ, जो स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं हमारे पास में, उनका एग्ज़ाम भी एडेड रहता है। उनका एग्ज़ाम और कोर्स दोनों एडेड रहता है, उनको अलग-अलग पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो फ़ेल होके आता है या जहाँ से कहीं से क्लासेस ली है वो सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो सिर्फ़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेता है, तो उसको अलग से 10,000 पे करने पड़ते हैं। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास परसों ही कॉल आया था
तो उसने मैम से ही बात करी थी, सब कुछ समझा दिया। फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे तो सर से ही बात करनी है। फिर मुझसे बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बोला कि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दे दिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत गलत हो गया, 2 बार दे दिए हैं तो टेल का एग्ज़ाम भी 20-25 हज़ार रुपए में होता है, तो बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने बोला कि सर मैंने एग्ज़ाम भी वो है पता नहीं कहाँ से और मुंबई जाके दिया था, तो आप वहाँ पे भी मुंबई में होटल लेना, 1 दिन रुकोगे, आना-जाना, ये ऐसे करके उसने बताया कि मेरे 40,000 में 35-40 हज़ार रुपए एक लेवल का हो गया काम। तो उसने 2 बार एग्ज़ाम दिए। फिर उसने बोला कि सर आपकी फ़ीस क्या है? मैंने उसे बताया कि उसका अभी फिर से एग्ज़ाम है तीसरी बार, वो नर्स ही है। थर्ड टाइम उसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसका जो एग्ज़ाम है आई थिंक 6th ऑफ फ़रवरी ऐसे कुछ डेट है। तो उसने मुझसे पूछा कि एग्ज़ाम फ़ीस क्या है? मैंने उसको बताया कि मैम ने बताया होगा आपको, आप मुझसे सुनोगे तो कोई अलग तो मैं बताऊँगा नहीं। फिर बोले कि हाँ सर, मैम ने 10,000 बताया था बट वो मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा लगा। तो आई वाज़ शॉक्ड कि वो आपको ज़्यादा लगा। मैंने उनको बोला आपने जब बी2 लेवल किया था तो उसकी फ़ीस कितनी थी? बोले सर उसकी फ़ीस थी 25,000 जबकि हमारी फ़ीस है 15,000 और अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हमारी फ़ीस बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि लोग क्या-क्या चार्ज कर रहे हैं और हमारे खुद के एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहे हैं और इवन पास बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, तो हमें भी बढ़ाना होगा डेफ़िनिटली। तो फिर मैंने उसे बोला कि आपने 25,000 तो दिए बी2 के। फिर मैंने बोला एग्ज़ाम के, तो उसने वही बताया कि मैं आना-जाना हुआ और ये सब, तो ऐसे करके मेरे 20 और 25 ओ 30 और 35 समथिंग वो खर्च हो गए। फिर मैंने बोला 35 कितने हो गए? बोले 70,000। फिर आपके 25-30 तो 1 लाख समथिंग हो गया। मैंने बोला 1 लाख ज़्यादा है या 10,000? तो वो बोली नहीं। आपने 1 लाख तो उधर दे दिया उनको जिन्होंने आपका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकाल के दिया। अब इधर आप 10,000 देने के लिए 10 बार सोचोगे, तो फिर उसने एडमिशन लिया अभी। तो बस मेरा लॉजिक है ना, सिंपल सोबर रहता है कि आप इतना दिमाग मत लगाओ। अगर आप 5,000, 10,000, 20,000 के चक्कर में अपना दिमाग लगाओगे, सही जगह तो दिमाग लगाओगे और जो आपको मीठी-मीठी बातें करके फँसाएँगे, उनमें आप दिमाग मत लगाओ, तो वो बस क्लियर रहता है। तो इसीलिए ये होता है कि आप सर सोच-समझ के घुसना चाहिए। सर वो जी, 10th बुकिंग का जो एग्ज़ाम का रहेगा वो वो मुझे तो हम करवा आपके देते हैं। साथ में जब मैं स्टडी करूँगा तो कब मुझे ऐसा प्रेडिक्ट हो हम ही सकता है? तो करवाएँगे। मुझे कब हम कितने हम समय पहले हमें बुकिंग करनी हम होगी? करेंगे आपका। हाँ, ये जो टेल का एग्ज़ाम वगैरह का रहता है ना, वो सब हम डिसाइड करेंगे कि आपको कब एग्ज़ाम देना है, अकॉर्डिंगली आपका पूरा प्रॉपर हाँ, रहेगा। हाँ। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। टेल्क के जितने भी सेंटर्स हैं, वो हमसे खुद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। उनको सब वो हमें सब इन्फॉर्म करते हैं कि ये डेट्स आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आप अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए या लिंक वगैरह दे दीजिए, तो वो सब कुछ कर देते हैं, आपका टेंशन मत लो। हम आपको सब ओके। रिकमेंड करते हैं कि कब एग्ज़ाम है, कब आ रहे हैं या फिर तो जो सर भी हो। जनरली 2 मंथ का जो हमारा कोर्स खत्म होगा उसके बाद हमारा एग्ज़ाम अगर मान लो कि आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको क्या लगता है 2 मंथ के बाद में मेरा एग्ज़ाम अगले हाँ। 3rd मंथ में जाएगा? अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेटेड हो, स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंसी फ़ॉलो कर रहे हो, तो जैसे हमारा कोर्स होगा एज़ सून एज़ पॉसिबल वी विल अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। मतलब हम वेट नहीं करेंगे फिर कि 1 महीना, 2 महीना और चाहिए ये, नहीं। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कंसिस्टेंसी फ़ॉलो है, तो फिर हम हैंड टू हैंड एग्ज़ाम देंगे। पता है क्यों? क्योंकि गैप जितना ज़्यादा आएगा ना, उतना ज़्यादा आप कम स्टडी कर पाते हो। फिर ये रहता है कि अभी तो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी मेरे पास टाइम है बहुत सारा, बाद में कर लूँगा, ये कर लूँ, वो नहीं होने देना चाहते हम। हम ये चाहते हैं सर कि आप ऑलरेडी 2 साल मेरा निकल कंटिन्यूअस। गया है। अब बाप रे! अब तो देख लो 2 साल तो बहुत ह्यूज होते हैं। अगर आप 2 साल आधे घंटे भी पढ़ते ना डेली, तो अभी तक तो C2 भी निकल जाता आपका। नहीं सर वो पढ़ाई किया था और बीच में वो सब इंस्टीट्यूट का सब हाँ, लफड़ा वो हुआ था, नहीं, वही इससे फिर बता रहा हम हूँ उसको कि नहीं टाइम की करते। देखो हाँ, कितनी वैल्यू रहती है कि टाइम ऐसी चीज़ है, पैसा तो आता-जाता रहता है, वो एक अलग बात। टाइम ऐसी चीज़ है कि उसको पकड़ लिया ना आपने और आप एकदम कंसिस्टेंसी, वो कछुए वाली कहानी है ना, वो अभी भी मैटर करती है, वो हमेशा मैटर करती है और वही फ़ॉलो करनी चाहिए कि आप 2 इयर्स तक अगर हाफ एन आवर भी दे ना कोई बच्चा, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाउस बिल्डिंग है, कोई स्टूडेंट अगर 12th में ही है, वो उसने आर्ट्स ले रखा है, क्या मतलब है, वो क्या पढ़ेगा उन किताबों में? तो इससे अच्छा है अपना जर्मन में स्टार्ट हो जाए और अपना उसके साथ ही आधा 1 घंटा जर्मन पढ़ता रहे। वो हो गया 12th में ही के साथ में ही 12th भी पास हो गई और जर्मन भी आ गई उसको, एटलीस्ट B1 लेवल तक तो कर ही लेगा। फिर उसके बाद बस B2 करो 2-3 महीने में और निकलो अपना। नर्सिंग स्टूडेंट है, नर्सिंग कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, भाई तू सबसे बेस्ट है। उसके लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उससे अभी नहीं पता कि जर्मन कितनी डिफिकल्ट है। वो गिरता, पड़ता, उठता, कैसे भी जाके अगर उसने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कर दिया ना, तो उसको तो टेंशन ही नहीं है। वो 1 आवर भी अगर डेली देगा ना, उसके पेरेंट्स को वो ये कह देगा ना नर्सिंग करने के बाद में कि मुझे 5 मंथ्स और दे दो।
तो वो उसके पेरेंट्स देंगे उसको, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब क्या है 5 मंथ्स में क्या क्या दिक्कत आ जाएगी। तो वो उसमें और अच्छा करके अपने आप को 100% निकाल लेगा। लैंग्वेज को आराम से 100 वो मतलब स्टूडेंट 100% निकालेगा। उसके लिए B1 B2 कोई हर्डल है ही नहीं, बने ही नहीं है उसके लिए तो हर्डल। बट जो बेचारा नर्सिंग कर चुका, जिसकी एज 30 हो गई, 35 हो गई, शादी भी हो गई, वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, या फिर उसके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सोसाइटी भी देखनी है, उसको अपना अर्निंग भी देखना है, उसके अलग टेंशन है, उसका दिमाग क्या खाली हो चुका है। तो वो इतना आउटपुट नहीं दे सकता जितना एक स्टूडेंट आउटपुट देता है। जा तो वो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा, जो 30 का है या 35 है या 40 है, बट उसकी उसका जो माइंड की कैपेसिटी ना वो तो कम होगी। मैं रियल बता रहा हूँ, उसकी कम हो चुकी। कोई अगर फैमिली सपोर्टिव मिल जाए, वाइफ ही कह दे कि नहीं तुम तो पढ़ो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है या फैमिली के बर्डन की कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो बस, वो एक अलग ही बात है। बाकी तो अगर वो फैमिली भी देख रहा है, वो अपना सब कुछ देख रहा है, तो ये मान के चलो जहाँ किसी को 8 मंथ्स लगते हैं उसको तो पूरी साल लग जाएगी, पर वो जा सकता है। अब कोई कहे कि सर इनको तो 8 ही मंथ्स लग रहे हैं, मुझे साल लग गई, तो ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो आपको अगर साल लग गई फिर भी दुख हो रहा है, 35 के आप हो गए, तो आपका कॉमन सेंस गया, क्योंकि आप 8 मंथ्स या 1 ईयर यहाँ स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद चले जा रहे हो तो क्या दिक्कत हो रही है? आप अगर 8 की जगह 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जा रहे हो तो भी क्या दिक्कत हो रही है? आप यहाँ कोई अम, वो तो हो नहीं किंग कि भाई आपका कुछ इधर-उधर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 4 महीने ज़्यादा दे दो, दिक्कत क्या है आपको? बस सिंपल है। जो स्टूडेंट है भाई उसका दिमाग अलग है, क्योंकि वो अभी छोटा है, एज कम है उसकी, वो अभी बुक्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है उसकी, तो वो तो अपने लेवल पे रहेगा ना। उसकी लाइफ में उसको कब क्या चीज़ मिल रही है वो तो उसकी किस्मत है। अब आपको लेट मिल रही है तो आप लेट का तो फ़ायदा उठाओ कम से कम। अब आपको भी चाहिए कि नहीं मैं तो उसके, या तो आप वैसे माइंड वाले हो या फिर आपका हार्ड वर्क ऐसा है, तब तो हो सकता है पॉसिबल। अगर नहीं भी पॉसिबल हो रहा है तो टेंशन क्यों लेनी है आपको? आप 2 महीने 3 महीने ज़्यादा लगा के चले जाओ। और अगर आप यहाँ रह गए, आप यूँ सोचोगे नहीं सर मैं तो जाऊँ तो 8 मंथ्स में जाऊँ, 1 साल तो नहीं लगा सकता, तो फिर 1 साल के बाद में आपका क्या होगा वो भी आप सोच लो यहाँ पे, कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, 20,000 25,000 वो मिलती रहेगी अगर आप उसमें खुश हो तो ओके। पर ठीक है वही देखो, कुछ फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसा ही हुआ, वो हाँ वही होता राजस्थान है, का आप बताएं। वही होता है बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि देखो हम तो क्या रात दिन पढ़ा रहे हैं, अब हमें तो पूरा दिन यही सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो देखो अब हम क्लोज करते हैं, और प्लीज़ आप लोग नया साल है, नई चीज़ें सोचो और बहुत अच्छे से कुछ करने की, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वंस इन ए लाइफ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अभी मैं आपको बताऊं, कोरोना के बाद से ही नर्सिंग जॉब और हाउस बिल्डिंग तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी, आज के टाइम पे मिल रही है, आगे कब तक रहेगी कुछ पता नहीं है, 2-3-4 साल। तो अभी आप एकदम बेस्ट टाइमिंग पे हो, आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जर्मनी एकदम ओपन करके बैठा है अपने डोर, एकदम मतलब वीज़ा प्रोसेस एकदम नॉर्मल कर रखा है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, 3 इयर्स में पीआर, ये वो मतलब जो कुछ हो सकता है सब कुछ दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है, और जिस दिन ज़रूरत खत्म हो गई, रिस्ट्रिक्शंस आना स्टार्ट होंगे और फिर आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो सर हम 3 ईयर का कैंसिल कर दिया था जी अभी रिसेंटली। 3 ईयर वाला अभी पिछले ही कुछ हाँ 2 वीक पहले चेंजेस हो 3 गए ईयर हैं। कैंसिल हाँ बहुत किया। सारे चेंजेस है, शेंगन वीज़ा है आपके पास, यूरोप में किसी भी कंट्री में आप वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। आप खुद अपनी लाइफ को सोचो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। पेरेंट्स आपके प्राउड फील करेंगे कि बच्चा हमारा नर्स है, भले ही फिर भी देख लो यूरोप में है, जर्मनी में है, यहाँ वर्क करता है, पैसे हर महीने भेज रहा है। तो सारी चीज़ें हैं। आप नर्स में जो आपका पूरे ईयर की जो सेविंग नहीं होती ना, वो तो जर्मनी की 1 मंथ की सैलरी। अब आप खुद सोचो। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी भर आप उन कंट्रीज़ में रहो, 4 साल 5 साल रह के आ गए तो आपको ज़िंदगी भर अर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फर्म है कि अगर आप जर्मनी में एज़ ए नर्स वर्क करते हो तो आप 1.5 लाख 2 लाख तो सेविंग होगी होगी, टैक्स और सब कुछ एक्सपेंडिचर को काटने के बाद में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने लाइफ़ का डिसीज़न लो, अच्छे से सोचो, समझो, चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ लैंग्वेज। उसके अलावा की जो आलतू-फालतू की बातें जितनी भी हो रही है इस दुनिया में, वो कोई काम का नहीं है। दूसरे लोग व्लॉग बना रहे हैं वहाँ जा के, वो उससे कुछ नहीं होना आपका कि वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ लोग कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, अरे उससे क्या लेना-देना, आप थोड़ी हो वहाँ। वो तो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पहुँच के, आप बिना बात
वहाँ पहुँचे नहीं हो और सपने रह रहे हो, तो आपके सपने सिर्फ एक ही चीज़ पूरी कर सकती है, वो है लैंग्वेज। उसके अलावा आप कितने भी वीडियोस देखते रहो, कुछ भी करते रहो, आपके सपने हैं, उससे ज़्यादा तो आप वो वीडियो देखो जिससे आपकी जर्मन इम्प्रूव हो। दूसरों के तो वो तो पहुँच गए, अब उनका आप सुनने के लिए कि हाउस बिल्डिंग में क्या होता है, ये होता है, वो होता है, हम काम कैसे करते हैं, उससे क्या मतलब है, वो सब क्लियर है। हाउस बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग है, 12th के बाद होती है, बस अब और क्या जानोगे आप? जब आपको वहाँ बता रहे हैं कि हम ऐसे इतने घंटे काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में ज़्यादा हो गई है, तो बस वो आदमी देखना चाहता है, करना कुछ भी नहीं चाहता। तो इसलिए आपके लिए लैंग्वेज है, आप वीडियोज़ देखो ज़्यादा लैंग्वेज लर्निंग के। लैंग्वेज लर्निंग ही आपको इम्प्रूव करेगी। यूट्यूब के थ्रू आप इसका बेनिफिट लो कि आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो देख रहे हो, उससे इम्प्रूव कर रहे हो, एक कम्युनिटी बन रही है आपकी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली हम वेबिनार्स वगैरह करते रहेंगे। ओके, बाय। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।